अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इस कमरे के वहशतनाक मंजर ने इनकी परेशानी में 1000 गुना इजाफा कर दिया। 6 डाकुओं ने सोनी को अपने नशे में ले रखा था। इन जालिमों ने पता नहीं किस तरह वहां एक दिया भी रोशन कर लिया था। इस सिलसिले में उन्होंने सोनी से मदद ली होगी। दिए की नाकाफी रोशनी में सोनी की सूरत खौफ और दहशत की अलामत बनकर रह गई थी। खुशियां और बख्त भरी डाकुओं की नज़र से छुपे न रह सके और उन्हें भी बेबस कर दिया गया। थोड़ी देर बाद 3 डाकू सोनी और बख्त भरी के पास ही रुक गए और बाकी 3 खुशियां के साथ दूसरे कमरे में आ गए। कमरे में पहुंचने के बाद 2 डाकू दरवाजे के करीब खड़े हो गए और तीसरा खुशियां से मुज़ाकरात करने लगा। हम तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, डाकू ने सख्त लहजे में कहा। शर्त यही है कि तुम हमारे साथ ताउन करो। तुम लोग हमसे किस किस्म का ताउन चाहते हो? खुशियां ने डरते डरते पूछ लिया। वो बोला, हम 2-2.5 घंटे तुम्हारे घर में गुजारना चाहते हैं। अगर तुम लोगों ने शराफत का सबूत दिया तो हम जैसे खामोशी से आए हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ से रुखसत भी हो जाएंगे, लेकिन किसी गड़बड़ या तुम्हारी चालाकी की सूरत में तुम तीनों जान से जाओगे। बोलो क्या इरादा है? इस मौके पर कोई भी कमजोर और शरीफ इंसान किसी खतरनाक इरादे का इजहार नहीं कर सकता था। खुशियां ने कहा, ठीक है, तुम जब तक जहाँ दिल चाहे रहो। मेरी बेटी और बीवी को कोई तकलीफ या परेशानी नहीं पहुंचना चाहिए। इनका बाल भी बीका नहीं होगा, डाकू ने ठोस लहजे में कहा। अपने अमल से वो इनका सरदार दिखाई न देता था। दूसरे 5 उसे बहुत ताजीम दे रहे थे। अगले चंद लम्हात में खुशिया को पता चल गया कि वो लोग किस तरह घर में दाखिल हुए थे और सोनी को उन्होंने कैसे ट्रीट कर लिया। घर के सहन के अंदर ही एक कोने में देहाती टॉयलेट बना हुआ था। जिस वक्त वो लोग घर के सहन में पहुंचे, सोनी जरूरत के तहत टॉयलेट में मौजूद थी। वो जैसे ही बाहर आई, उन्होंने उसे गन पॉइंट पर रख लिया। फिर वो उसे धकेलते हुए एक कमरे में ले गए। घर में दाखिले के लिए उन्होंने रवायती तरीका अपनाया था, यानी एक शख्स सहन की दीवार कूदकर घर के सहन में पहुंचा, फिर उसने अपने साथियों के लिए दाखिली दरवाज़ा खोल दिया। अगले ही लम्हे 6 घोड़े और घुड़सवार सहन में मौजूद थे। दाखिली दरवाजे को दोबारा बंद कर दिया गया। खुशिया को जब यह मालूम हुआ कि इनकी जान और इज्जत को कोई संगीन खतरा लाहक नहीं, तो इसके खौफ में वाज़े कमी हो गई। उसने डाकुओं का सरदार नजर आने वाले शख्स से इस्तफसार किया, आप लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? क्या तुम्हें अभी तक हमारे हुलियों से कुछ अंदाजा नहीं हुआ? अंदाजा तो मैं लगा चुका हूँ, खुशिया ने सर को तफहीमी जुम्बिश दी। तुम लोगों के हुलिये तो तुम्हें डाकू जाहिर कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा था कि तुम लोग कहाँ डाका डालने जा रहे हो? ओए बुढ़े, शक्ल से तो तुम इतने अहमक नजर नहीं आते, डाकुओं के सरबराह ने सख्त लहजे में कहा। क्या हम तुम्हें बता देंगे कि कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ डाका डालेंगे और इसके बाद किस तरफ का रुख करेंगे? क्या तुमने हमें इतना ही बेवकूफ़ समझ रखा है? डाकू की डांट फिटकार ने खुशिया को खामोश कर दिया। डाकू के तेवर बताते थे कि अगर खुशिया ने मजीद कोई सवाल किया तो वो आपे से बाहर हो जाएगा और डाकू का आपे से बाहर हो जाना निहायत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसे अपने जान की ज़्यादा परवाह नहीं थी। वो बख्त भरी और सोनी को कोई गजन पहुँचते हुए नहीं देख सकता था। इन नाजुक लम्हात में वो तीनों पूरी तरह डाकुओं के रहमो करम पर थे, लिहाजा खुशिया का चुप साथ लेना ही वक्त की ज़रूरत, मसलहत का तकाजा और दानिशमंदी का शेवा था। लगभग 2 घंटे वहाँ गुजारने के बाद जब वो डाकू खुशिया के घर से रुखसत होने लगे तो उन्होंने सोनी को अपने साथ ले जाने का फैसला सुना दिया। ये तो सरासर ज्यादती है, खुशिया चीख उठा। हमने आप लोगों से हर मुमकिन ताउन किया है। आप मेरी बेटी को छोड़ दें और खामोशी से अपनी राह लें। खुशिया का घर बस्ती से ज़रा हटकर था, इसलिए वहाँ होने वाली कार्रवाई किसी की नज़रों में नहीं आ सकी थी। खामोश और ठंडी ठार रात के इस पहर वैसे भी बस्ती के लोग गहरी नींद के मज़े लूट रहे होंगे, लिहाजा किसी का खुशिया के घर की जानिब मुतवज्जा होना मुमकिन नहीं था। डाकुओं के सरदार, यहाँ सरदार से मुराद वो शख्स है जो इस शैतानी टोले को लीड कर रहा था। दरअसल इनका सरदार तो सुल्तान था। उसने इंतहाई सख्त अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, ओए बुढ़े, पिछले 2 घंटों में अंदाज़ा तुमने लगा लिया होगा कि हमने तुमसे किसी किस्म की बदतमीज़ी की है और ना ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है।
इससे यही ज़ाहिर है कि मेरी नीयत साफ है। तुम मेरी बात पर भरोसा कर सकते हो। वो खुशिया की जवान जहान बेटी को अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था और साथ ही ये तलकीन भी कि वो एक डाकू पर आंखें बंद करके भरोसा करे। इसकी मंतक अजीब और तजवीज़ निराली थी। खुशिया ने कहा कि मैं मानता हूँ तुम लोगों ने पिछले 2-2.5 घंटों में इंतहाई शराफत का मुजाहरा किया है। डाकुओं या जुराइम पेशा अफराद से ऐसे रवैये की तवक्को नहीं की जा सकती। अब खुद को शरीफ डाकू साबित करने के लिए तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम एक अजीम और खुदा तरस इंसान हो। डाकू का पेशा तुम्हारी मजबूरी होगी। सरदार धीमे लहजे में हंसा और बोला, तुम्हारी बेटी को हम जमानत के तौर पर अपने साथ ले जा रहे हैं। ये मेरी बेटी और बहन की तरह है। अगर तुमने अपनी जबान बंद रखी और हमारे बारे में किसी को कुछ बताने की गलती न की तो आज का सूरज डूबने से पहले तुम्हारी बेटी तुम्हारी नज़र के सामने होगी। लेकिन अगर तुमने कोई होशियारी या चालाकी दिखाने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी बेटी की जान या इज्जत की कोई गारंटी नहीं होगी। वो मेरी सोनी को अपने साथ ले गए थानेदार साहब। दास्तान के इख्तिताम पर खुशिया ने गुलूगीर आवाज में कहा, और तुम बुखार चढ़ाए खामोशी से घर बैठे हो। मैंने कुसीले लहजे में कहा, फिर क्या करूं मैं? वो फट पड़ा। मैंने कहा, कम से कम तुम इतना तो कर सकते थे कि थाने में आकर इस वाकये की रिपोर्ट ही दर्ज करवा देते ताकि इन्हें तलाश करने में हमें कोई आसानी हासिल हो जाती। आप अपनी आसानियों की बात कर रहे हैं थानेदार साहब, वो बरहमी से बोला। मेरी इस रिपोर्ट को मुखबिरी समझकर अगर डाकू सोनी को कोई नुकसान पहुंचा देते तो इसका जिम्मेदार कौन होता? तुम्हारा क्या ख्याल है? अब सोनी पर कोई आंच नहीं आएगी? मैंने तीखे लहजे में कहा। डाकू अपनी जबान का पास करेंगे? वो गंभीर आवाज में बोला, थानेदार साहब, मैं आपकी तरह का कोई पढ़ा लिखा और कानूनदान शख्स नहीं हूँ। मेरी मोटी अकल में जो बात आई मैंने इसी पर अमल किया। हम मियाँ बीवी ने तय कर लिया था कि इस दौरान में हमसे अगर कोई सोनी के बारे में सवाल करेगा तो हम यही बहाना करेंगे कि वो अपने मामू के घर चंदवाली गई हुई है। चंदवाली में वाकई सोनी का मामू अब्दुल कदीर रहता है। इसी दौरान में खुशिया की बीवी वक्त भरी खाने के लवाजमा से भरी हुई एक ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुई। इसके पीछे ही मुझे हवलदार फरसंद अली की सूरत नजर आई। मैंने इशारे से इसे अपने पास बुलाया। अब किसी निगरानी की जरूरत बाकी नहीं रही। मैंने कहा, ये लोग तो पहले ही लुटे पिटे बैठे हैं। वक्त भरी ने मेरी बात से अंदाजा लगा लिया कि खुशिया ने अपनी दास्तान गम मुझे सुना दी थी। वो भी हमारे पास बैठ गई। वो बड़ी मेहनत से सामान खातिरदारी तैयार करके लाई थी, लिहाजा इसकी काविश को नजरअंदाज कर देना कुफराने नेमत होता। मैं और हवलदार ट्रे में मौजूद अल्लाह की नेमतों से इंसाफ करने लगे। खुशिया ने डाकुओं के हवाले से मुझे जो कहानी सुनाई थी इसमें बहुत से पहलू तिश्ना थे, खासतौर पर यही बात कि उन्होंने 2 घंटे इसके घर में कयाम क्यों किया था। वो जहाँ से भी आए थे एक बात तो तय थी कि वो अपने सरदार सुल्तान डाकू को पुलिस की तहवील से निकालने आए थे। वो सीधे थाने क्यों ना आ गए? अगर खुशिया के घर में वो 2 घंटे ठहरे तो क्यों? क्या इस तरह वो अपना कोई खास मकसद हासिल करना चाहते थे? मेरा जहन तेज रफ्तारी से सोच रहा था। SI शमशाद के मुताबिक मुसल्लह डाकुओं के एक जत्थे ने लगभग 4 बजे सुबह थाने पर हल्ला बोला था। इस हिसाब से कहा जा सकता था कि वो कमोबेश खुशिया के घर 4 बजे पहुंचे होंगे। इस बात की तस्दीक के लिए मैंने खुशिया से पूछा, डाकू कितने बजे तुम्हारे घर में दाखिल हुए थे? सही वक्त का अंदाजा तो मुझे नहीं जनाब, वो माजरत खाना अंदाज में बोला, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आधी रात के बाद यहाँ आए थे। अलबत्ता इनके जाने के बाद मैं और वक्त भरी सुबह तक सो नहीं सके थे। ये वाकया ही ऐसा था कि किसी को नींद नहीं आ सकती थी। डाकुओं के जाने के थोड़ी ही देर बाद फजर की अजान हो गई थी। एक बात मुझे बुरी तरह खटक रही थी और वो ये कि खुशिया के घर से रुखसत होने के बाद डाकुओं ने थाने का रुख किया था और खुशिया के बयान के मुताबिक उसकी बेटी सोनी भी उनके साथ थी। तो क्या उन्होंने सोनी की मैयत में थाने पर धावा बोला था या इस अगवाशुदा दोशीदा को उन्होंने कहीं रास्ते में बिठा दिया था? थाने से वापसी में वो बहुत जल्दी और अफरा तफरी में थे और वो 2 पुलिस एहलकार घोड़ों पर उनका ताकुब भी कर रहे थे, लिहाजा सोनी को रास्ते में से उठाने के इम्कानात तो सिफर के बराबर थे। इससे एक नतीजा सामने आता था कि या तो सोनी इनके साथ ही रही थी या फिर उन्होंने इसे खुद से अलग कर दिया था। मुमकिन है कि इनका कोई साथी सोनी को अपने साथ पहले ही जंगल की तरफ ले गया हो। अपने इस ख्याल की तस्दीक के लिए मैंने खुशिया से पूछा, अच्छी तरह सोचकर बताओ, वो डाकू तादाद में कितने थे? उसने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया,
जनाब वो पूरे 6 अफराद थे और इनके पास इसी तादाद में घोड़े भी थे। खुशिया की बात की तस्दीक जब बख्त भरी ने भी कर दी तो मैं मखमसे में पड़ गया। ये तो डाकुओं की वही तादाद थी जो थाने पर हमला आवर हुई थी। कहीं कोई गड़बड़ थी जो फौरी तौर पर मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि डाकुओं ने सोनी को अपने साथ रखकर थाने वाला मारका मारा होगा। वो मारका जिसमें वो अपने सरदार को छुड़ाने के साथ साथ अपने एक साथी की लाश भी थाने में छोड़ गए थे। मैंने खुशिया से अतमाम हुज्जत जरूरी जाना, क्या तुमने डाकुओं को बाकायदा गिना था या यूं ही अंदाजे से इनकी तादाद के बारे में बता रहे हो सकता है कि वो 6 ना हो, वो 5 ही हों और 7 भी। वो बड़े शिद्दत से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं जनाब, इनकी तादाद में किसी कमी बेशी की गुंजाइश नहीं। मैंने इन 2 घंटों में कम से कम 8 बार इन्हें गिना था और हर मर्तबा वो 6 ही थे। क्या डाकू सोनी के अलावा भी तुम्हारे घर से कोई शे उठा ले गए हैं? हमारी सबसे कीमती चीज तो सोनी ही थी जनाब, बख्त भरी ने दुखी लहजे में कहा। जब वो इसी को साथ ले गए तो बाकी चीजों की हमारे लिए क्या अहमियत रह जाती है? सोनी के बगैर तो ये घर सूना सूना लगता है। वो एक माँ का जज्बाती जवाब था। मैंने सवालिया नजर से खुशिया को देखा क्योंकि अभी तक मेरा सवाल जवाब तलब था। वो मेरी निगाह का मफहूम समझते हुए बोला, नहीं जनाब, उन्होंने मेरे घर से कोई शय नहीं उठाई। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने खुशिया से पूछा, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो डाकू कहाँ से आए थे? उसने नफी में जवाब दिया। मैंने सवाल किया कि तुम्हारे ख्याल में उन्होंने यहाँ से जाने के बाद क्या किया होगा? मैं तो सुबह से बुखार में जल रहा हूँ जनाब, वो नकाहत-आमेज़ लहजे में बोला। मुझे कुछ पता नहीं कि इस घर में क्या हो रहा है। सोनी की अलमनाक जुदाई ने मुझे कब्र से करीब तर कर दिया है। वो छत की तरफ देखते हुए बोला, अल्लाह करे वो लोग अपने वादे की पाबंदी करें और शाम से पहले मेरी सोनी यहाँ हो। उम्मीद और दिलासा बहुत ही कवि जज्बात हैं जिनके सहारे बड़े से बड़े गम का पहाड़ भी सर किया जा सकता है। डाकुओं के अबूरी सरदार ने खुशिया को दिलासा दिया था कि अगर उसने किसी को इनके बारे में ना बताया तो वो सूरज गुरूब होने से पहले ही इसकी बेटी को जिंदा सलामत उसके घर पहुंचा देंगे। वो बेचारा इसी उम्मीद पर दिन ढलने का इंतजार कर रहा था। मैंने बख्त भरी से पूछा कि तुम तो आज घर से बाहर निकली होगी, क्या तुम्हें खबर है कि डाकुओं के जाने के बाद इस इलाके में कोई खास वाकया पेश आया है? जी, मैंने उड़ती उड़ती सुनी है, वो सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोली। आपके थाने में कोई गड़बड़ हुई है? कुछ लोग एक हवालाती को छुड़ा कर ले गए हैं। वो कुछ लोग वही 6 डाकू थे जो जबरदस्ती तुम्हारे घर में पनाह गुज़ीर हो गए थे, मैंने बूढ़े मियाँ बीवी की मालूमात में इजाफा करते हुए कहा। और जिस हवालाती को उन्होंने थाने से निकाला है वो इनका सरदार था, सुल्तान डाकू। बख्त भरी ने घबराहट भरी नजर से मुझे देखा और बोली, ये तो अंधेर नगरी वाली बात हो गई। जब डाकू थाना तोड़कर अपने बंदे को छुड़ा सकते हैं तो फिर हम गरीब गुरबा किस गिनती में आते हैं? यहाँ तो कोई भी महफूज नहीं। खुशिया ने कहा, डाकुओं के जाने के थोड़ी देर बाद हमने फायरिंग की कुछ आवाजें सुनी थीं, लेकिन हमें ये पता नहीं था आपके थाने में कोई मारका हो रहा है। बहरहाल उसने इतना कहकर आंखें बंद कर लीं। अब क्या हो सकता है? अल्लाह करे मेरी बेटी खैरियत से घर आ जाए। मैं मज़ीद आधा घंटा वहाँ रुककर इन दोनों मियाँ बीवी से मुख्तलिफ सवालात करता रहा, लेकिन कोई मुफीद और अहम बात मालूम न हो सकी। खुशिया तो बुखार की वजह से एक मुसीबत में मुब्तला था और बख्त भरी अपनी सोनी के गम में निढाल। मैंने इन्हें ज़्यादा परेशान करना ज़रूरी नहीं समझा और थाने जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया। खुशिया ने आंखें खोलते हुए कहा, थानेदार साहब, मेरी आपसे इल्तिजा है, अगर आप मान लें तो। हाँ कहो। मुझे इस लाचार और मजबूर बाप पर तरस आ गया। उसने कहा कि अभी तक की बात हमने सिर्फ आपको बताई है कि सोनी को डाकू अपने साथ ले गए हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि शाम तक ये राज किसी को ना बताएं, वरना हमारी बड़ी बदनामी होगी। और शाम के बाद क्या होगा? मैंने इस खुशगुमान बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा। वो बोला, डाकू ने वादा किया है, वो रात से पहले मेरी बेटी को घर पहुंचा देंगे। खुशिया के लहजे में कोई ऐसी बात थी कि मैं उसे ये न कह सका कि डाकू अब कभी तुम्हारी बेटी को वापस नहीं करेंगे। रात तक ही की तो बात थी। इसकी उम्मीद वक्त का बेरहम तेशा काट कर रख देता। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है खुशिया, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। फिर मैंने इन दोनों को ताकीद की कि वो हमारी इस कार्रवाई का किसी से कोई जिक्र न करें और इसके बाद मैं हवलदार के साथ खुशिया के घर से निकल आया। हवलदार ने कहा,
मलिक साहब, लगता है कि खोजी कुछ ज्यादा दूर निकल गया। अभी तक इनकी वापसी नहीं हुई। ये एक अच्छी और खुशाइंद बात है। मैंने थाने की जानिब कदम बढ़ाते हुए पुरख्याल अंदाज में कहा। मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो कोई अहम खबर लेकर थाने पहुंचेंगे। कांस्टेबल और खोजी वजीर अली को मैंने हिदायत की थी कि अगर इन्हें अपने काम में ज्यादा देर लग जाए तो फिर खुशिया के घर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि वो सीधे थाने ही आ जाएं। हवलदार ने मुझसे पूछा, मलिक साहब, खोजी की ताखीर से खुशाइंद बात का क्या ताल्लुक है? फरजंद अली, मैंने हवलदार को मुखातिब करते हुए कहा, अगर अब तक वो वापस नहीं आए तो इसका यही मतलब है खोजी को डाकुओं का कोई सुराग मिल गया है। खुरा उसकी मदद कर रहा है और वो ये जानने के लिए बहुत दूर निकल गए हैं कि डाकू किस तरफ से आए थे। मुझे उम्मीद है कि वो कोई खुशखबरी लेकर ही वापस आएंगे। अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। एक मर्तबा सुल्तान डाकू का सुराग मिल जाए तो फिर मैं उसे बताऊंगा कि हवलदार फरजंद अली किस मुसीबत का नाम है। मैंने भी इसकी सारी डाकूगिरी नाक के रास्ते बाहर न निकाल दी तो अपने बाप का नहीं। फरजंद अली के लहजे में बड़ी तपिश थी। मैंने इसके अदा किए हुए अल्फाज में खासी आंच महसूस की। और ये सब इस वाक़ये का नतीजा था जो आज सुबह थाने में पेश आया था। हवालात से सुल्तान डाकू को छुड़ा कर ले जाना फरजंद अली की बेइज्जती थी। इसे बेबस करके वो पाला मारा गया था, जिसकी वजह से उसका दिलो दिमाग गम गुस्से से भरा हुआ था। ये एक फितरी रद्द अमल था। मैंने फैसला किया कि सुल्तान डाकू की गिरफ्तारी के सिलसिले में मैं फरजंद अली को अपने साथ रखूंगा ताकि वो अपने जज्बात की तस्कीन कर सके। इस तरह उसका गुबार भी निकल जाता और मुझे भी एक जोशीला फितरत में कूद पड़ने वाला साथी मैसर आ जाता। मुझे उम्मीद थी कि फरजंद अली अपनी हजीमत का बदला लेने के लिए जान को दांव पर लगा सकता था। तुम फिक्र न करो फरजंद अली, मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सुल्तान डाकू मेरे थाने की हवालात में होगा, यानी एक मर्तबा फिर तुम्हारे हवाले। मैं इस लम्हे को जल्द से जल्द देखना चाहता हूँ। कब ऐसा होगा? वो भराई हुई आवाज में बोला। मलिक साहब, आप सोच नहीं सकते मुझे अपनी नाकामयाबी पर कितनी शर्मिंदगी है। मैं सूद दर सूद सुल्तान से हिसाब करना चाहता हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस मिशन में आप मुझे अपने साथ रखें। मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। मैंने एक मर्तबा फिर उसके शाने पर थपकी दी और कहा, तुम जरूर कोई कारनामा अंजाम दोगे। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कदम कदम पर अपने साथ साथ रखूंगा। मैं सोच भी सकता हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। मुझे तुम्हारे जज्बात का पूरी तरह एहसास है। फिर मैंने इसकी दिलजोई की खातिर कहा, और वो ये कि तुम नाकामयाबी और शर्मिंदगी की बात जो कर रहे हो, नाकामयाब तो तुम उस वक्त होते जब तुम्हें कोशिश करने का मौका मिलता। तुम्हें तो पहले ही मरहले पर बेबस कर दिया गया था। बहरहाल तुम्हारी नदामत ये भी जाहिर करती है कि तुम एक गैरतमंद और खुददार शख्स हो। मुझे तुम जैसे जवानों पर फख्र है फरजंद अली। अश्कशुई और दिलजोई से क़िते नज़र फरजंद अली का रिकॉर्ड ऐसा शफ़ाफ और काबिल फ़ख्र था कि मैं इसकी कारकर्दगी से मुतमईन था। एक वक्ती नाकामयाबी ने उसे हद दर्जा दिल बर्दाश्त तक कर दिया था। अच्छी बात यह थी कि उसका वलवला जिंदा था और वो सुल्तान को दोबारा हवालात की सलाखों के पीछे देखने के लिए बेचैन था। उसके जज्बात काबिल कदर थे। इस मौके पर मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए ठोस लहजे में कहा, तुम फिक्र न करो फरजंद अली, कामयाबी हमारी राह देख रही है। हम बहुत जल्द सुल्तान तक पहुंच जाएंगे। वो ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकेगा। तुम देखोगे अनकरीब वो डाकू हमारे थाने की फिजा में सांस ले रहा होगा। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा मलिक साहब, वो पुरअज़्म लहजे में बोला। हम बातें करते हुए थाने की जानिब कदम बढ़ाते रहे। अचानक फरजंद अली ने मुझसे पूछा, मलिक साहब, आपको ये बात कुछ अजीब सी नहीं लगी? कौन सी बात? मैंने बेसाख्ता पूछा। हवलदार का सवाल चूंकि सयाको सबाक से खाली था, इसलिए मेरा चौंक जाना लाजमी बात थी। इसने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, मैं सोनी की बात कर रहा हूँ जनाब। अगर डाकू वाकई उसे साथ ले गए थे तो फिर थाने वाले मार्के में वो कहाँ थी? मैंने आपके सवाल से अंदाज़ा लगा लिया है कि खुशिया के बयान का ये हिस्सा आपको भी हजम नहीं हुआ। हाँ फरजंद अली, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, यह मामला मुझे भी उलझा रहा है। खुशिया अगर झूठ नहीं बोल रहा तो सोनी वाला किस्सा किसी मोम में से कम नहीं। तुम इस सिलसिले में क्या कहते हो? मैंने बात के इख्तिताम पर गेंद इसी के कोर्ट में डाल दी तो वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला,
खुशियाँ اور بخت بھری کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ وہ کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے۔ ان کے غم اور حالت کو دیکھ کر یقین آ جاتا ہے کہ ڈاکو سونی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اب آ جا کر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ ڈاکوؤں کی تعداد 6 سے زیادہ تھی، 7 یا 8۔ وہ ایک لمحے سانس لینے کی خاطر رکا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرے ہی انداز میں سوچ رہا تھا۔ میں بھی سرِ دست اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ ڈاکوؤں کا کوئی 7واں یا 8واں ساتھی بھی ہوگا جو سونی کے ساتھ رہا ہوگا۔ خوشیہ کے گھر میں وہ داخل نہیں ہوا یا ہوئے ہوں گے 2 ساتھیوں کی صورت میں، بلکہ نگرانی اور حفاظت کے پیش نظر وہ باہر ہی رک گئے ہوں گے اور تھانے پر ہلہ بولنے سے پہلے ہی وہ سونی کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے ہوں گے۔ یہ سب امکانات تھے جو ہوں گے پر مشتمل تھے۔ فی الحال حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ حوالدار بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ڈاکوؤں کا جو ساتھی سامنے نہیں آیا یا آئے، ممکن ہے کہ وہ سونی کے ساتھ پہلے ہی جنگل کی طرف نکل گئے ہوں۔ باقی ڈاکو اپنے سردار کو چھٹانے کے بعد اس طرف آ گئے ہوں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یعنی ایک بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی کہ ڈاکوؤں نے خوشیہ کے گھر میں 2 گھنٹے تک قیام کیوں کیا؟ حوالدار نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے ابھی ابھی اس کے ذہن میں کوئی تازہ ترین خیال آیا ہو۔ وہ پھر انکشاف انگیز لہجے میں گویا ہوا، ملک صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے ڈاکوؤں کو اپنے کسی ساتھی یا ساتھیوں کا انتظار ہو، اس لیے انہوں نے خوشیہ کے گھر کو موزوں جان کر وہ 2-2.5 گھنٹے وہاں گزار دیے ہوں۔ میں جس ممکنہ ساتھی یا ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ سونی انہی کے ساتھ گئی ہو۔ ازاں بعد جنگل میں وہ سب آپس میں مل گئے ہوں۔ وہ چند لمحے تک خاموش رہنے کے بعد بولا، خوشیہ نے 6 ڈاکوؤں کو دیکھا اور تھانے کے عملے نے بھی حملہ آور ڈاکوؤں ہی کا دیدار کیا، اس لیے بھی ذہن 7ویں 8ویں کی طرف نہیں جا رہا۔ خوشیہ کی بیٹی سونی واقعی ڈاکوؤں کے پاس ہے تو پھر ممکنہ 7واں 8واں ڈاکوؤں کے بارے میں بھی اپنے سوچ میں گنجائش پیدا کرنا ہوگی۔ حوالدار کا تجزیہ بہت جاندار اور حالات کے عین مطابق تھا۔ میں نے اس کی تائید کی اور کہا، ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایس پی صاحب میری درخواست پر غور کرتے ہوئے ہمیں مزید نفری مہیا کر دیں گے۔ فوری طور پر ہمیں 2 ہوشیار قسم کے کانسٹیبلز کو خوشیہ کے گھر کی نگرانی پر مامور کرنا ہوگا، اور وہ بھی سادہ لباس میں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے جملہ ختم کر کے سوالیہ نگاہ سے حوالدار کو دیکھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی ڈاکوؤں کے وعدے والی بات پر یقین کر لیا ہے۔ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ بے یقینی بھی شامل تھی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے ایسی سطحی سوچ رکھنے والا تھانے دار سمجھتے ہو؟ نہیں جناب، میں آپ کو بالکل ایسا نہیں سمجھتا، وہ قطعیت سے بولا۔ اسی لیے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے، کیونکہ خوشیہ کے گھر کی نگرانی سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب ڈاکو حسب وعدہ آج شام کو سونی کو چھوڑنے آئیں تو انہیں قابو کر لیا جائے یا ان کا تعاقب کر کے ان کے ٹھکانے کا پتہ لگایا جائے۔ مجھے چونکہ یقین نہیں آ رہا، اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نے اس بات کا یقین کر لیا ہے؟ اگرچہ حوالدار نے خاصی گھما پھرا کر بات کی تھی، تاہم میں اس کا مقصد اور مطلب سمجھ گیا تھا۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، فرزند علی، سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ڈاکوؤں کے وعدے کا 1% بھی یقین نہیں، لیکن واقعات کے اس پہلو کو میں سرے سے نظر انداز بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بات سامنے آئی ہے تو اسے اہمیت ضرور دینا چاہیے، چاہے کم ہی سہی۔ چنانچہ میں نے بات ادھوری چھوڑ کر ذرا توقف کیا اور پھر مزید کہا، میں ایک اور 99% کے حساب سے چل رہا ہوں۔ میرے نزدیک، یعنی میری تفتیش کے نزدیک، 1% امکان اس بات کا ہے کہ ڈاکوؤں کا کوئی ساتھی اپنے وعدے کے مطابق سونی کو پہنچانے خوشیہ کے گھر آئے گا، اور 99% میں یہ سوچ کر 2 کانسٹیبلز کو خوشیہ کے گھر کی نگرانی پر مامور کر رہا ہوں کہ ممکن ہے اس دوران میں خوشیہ یا اس کی بیوی سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو ہمارے لیے بند راہوں کو کھول دے۔ میں نے ذرا وقفہ کر کے حوالدار کی چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے آنکھیں بند کر کے خوشیہ کی بات کا 100% یقین نہیں کیا فرزند علی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں پہلا سبق بھی یہی دیا جاتا ہے کہ جو شے جیسی نظر آ رہی ہے اسے ویسا نہ سمجھا جائے، بلکہ اس پر شک کیا جائے کہ اس کے پیچھے کچھ اور چھپا ہوا ہے۔ بعض اوقات ہمیں اپنی ذات پر بھی شک کرنا پڑتا ہے۔ یہ شک تو بڑی کام کی چیز ہے ملک صاحب، حوالدار نے جوشیلے لہجے میں کہا۔
मैंने तائयदी अंदाज में सर हिला दिया और कहा, हाँ, मैं इसका इस्तेमाल अक्लमंदी से करता हूँ, और अगर इसका इस्तेमाल वैसे भी अक्लमंदी से किया जाए तो ठीक है, वरना यही शक तबाही और बर्बादी का पेशखेमा साबित होता है। शक को सिर्फ पेट्रोल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। इसको माचिस दिखाते वक्त मुस्बित सोच को जहन में बसाए रखना अहद ज़रूरी है। ये ठीक है कि तफ्तीश की गाड़ी शक के ईंधन से आगे बढ़ती है, लेकिन मनफी सोच के साथ अगर इस ईंधन को इस्तेमाल किया जाए तो इंजन में आग भी लग सकती है। हम इसी किस्म की बातें करते हुए लगभग 2 बजे दोपहर थाने पहुंच गए। खाने का वक्त गुजर चुका था, लेकिन कोई खास भूख महसूस नहीं हो रही थी। इसका सबब वो खातिर मदारात थी जो खुशिया के घर में बख्त भरी ने हमारी की थी। इसी शाम को खोजी वजीर अली कांस्टेबल के साथ वापस आ गया। उसके चेहरे से दबा दबा जोश जाहिर हो रहा था। मैंने पहली फुर्सत में उसे अपने कमरे में बुला लिया। एक बात का जिक्र करना मैं भूल गया कि थाने पहुंचते ही मैंने 2 सादा लिबास कांस्टेबल्स को खुशिया के घर की निगरानी करने के लिए रवाना कर दिया था। इस सिलसिले में मैंने इन्हें खुसूसी हिदायत भी दी थीं। वो दोनों एहलकार मेरे आजमाए हुए थे। खोजी कुर्सी पर बैठ चुका तो मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, वजीर अली, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुमने कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। आप इसे जुज़वी कामयाबी कह सकते हैं। वो मोहतात लहजे में गोया हुआ, मैंने ये सुराग लगा लिया है कि डाकू किस तरफ से आए थे। इसका इंकिशाफ चौंका देने वाला था। मैंने पूछा, तो फिर क्या नतीजा सामने आया है? जनाब, डाकुओं का वो जत्था जंगल की तरफ ही से आया था। वो ठोस लहजे में बोला। मैं उछल पड़ा। ये तुम क्या कह रहे हो वजीर अली? मैंने वही कहा है जो मेरा इल्म हुनर मुझे बता रहा है, लेकिन जंगल तो मशरिक की जानिब है, जबकि बस्ती मगरबी सिमत में वाक़े है। आप ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं सरकार, वो संजीदा लहजे में बोला। जंगल और बस्ती इन्हीं सिमतों में वाक़े हैं, लेकिन मैं भी गलत नहीं कह रहा। मैंने डाकुओं का खुरा उठाने में कोई कोताही नहीं की है। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, तुम अपनी बात की वजाहत करो। उसने मेरे हुक्म के जवाब में बताया, जनाब, बात दरअसल ये है कि डाकुओं ने बड़ी अच्छी खासी ड्रामाबाजी से काम लिया है। पता नहीं इनकी ये एहतियात किस वजह से थी। बहरहाल वो थोड़ी रुक कर दोबारा गोया हुआ। 6 डाकुओं का वो दस्ता जंगल से जुनूब मगरिब की सिमत सफ़र करते हुए बस्ती तक पहुंचा था। इस कवीर सफ़र के दौरान में वो फरीदपुर के नज़दीक से गुजरे हैं और हमारे थाने के जुनूब में जो वाक़े है। अगर जंगल से सीधा सीधा रसूल नगर यानी कि बस्ती की जानिब सफ़र किया जाए तो रास्ते में हमारा थाना आएगा और ये फासला ज़्यादा से ज़्यादा 1 मील होगा। डाकुओं ने जिस गोलाई में सफ़र किया है, इस सूरत में इन्हें लगभग 3 मील का फासला तय करना पड़ा है। वो जंगल से रसूल नगर पहुंचे, फिर खुशिया के घर में क़याम किया, इसके बाद थाने पर यलगार की और वापस जंगल की तरफ पलट गए। खुरा तो यही कहानी सुना रहा है जनाब। अगर आपका हुक्म हुआ तो मैं सुबह जंगल में मजीद खुरा उठाने के लिए आ जाऊंगा। रात के वक्त अंधेरे में ये मुमकिन नहीं रहा। खोजी अपनी तजुर्बाती रिपोर्ट पेश कर चुका तो मैं गहरी सोच में डूब गया। मैं इसकी फनकाराना सलाहियतों को चैलेंज नहीं कर सकता था। अगर वो कह रहा था तो फिर यकीनन डाकुओं ने यही रूट इस्तेमाल किया होगा, लेकिन उलझन का बायस ये बात थी कि उन्होंने ये नाटक क्यों रचाया। ये काम वो सीधे सीधे तरीके से भी कर सकते थे, और वो ये कि जंगल से थाने पहुंचकर भी वो ये काम कर सकते थे। एक लंबा रास्ता तय करके वो खुशिया के घर क्यों पहुंचे? खुशिया के घर में उनका क़याम मेरे हलक से नहीं उतर रहा था, और जब भी इसका ख्याल आता तो मैं उलझन में मुब्तला हो जाता था। मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि डाकुओं का खुरा खेतों की जानिब जाएगा, जिसके बाद बड़ी नहर थी। खोजी की रिपोर्ट तो मैंने अंदाजे के बिलअक्स सामने आई थी। मैंने सोनी के ख्याल को जहन में रखते हुए खोजी वजीर अली से सवाल किया, तुम्हारा काम मुझसे ढका छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए तुमसे एक ऐसा सवाल कर रहा हूँ जो तुम्हारे हुनर के लिए चैलेंज की हैसियत रखता है। इस सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर देना। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और गहरी संजीदगी से बोला, मुझे आपके किसी मुश्किल सवाल से बहुत खुशी होगी जनाब। अपने फ़न और हुनर को जांचने के लिए ऐसी मुश्किलात का होना ज़रूरी है, वरना सलाहियतों को जंग लग जाता है। आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैं अपनी समझ बूझ के मुताबिक जो मुमकिन हो सका उसका जवाब दूंगा। वजीर अली, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
तुमने थाने से जंगल तक, थाने से खुशिया के घर तक और फिर खुशिया के घर से दोबारा जंगल तक डाकुओं का खुरा निकाला है। और ये बहुत मुश्किल और मेहनत तलब काम है और मुझे यकीन है कि तुमने बड़ी जांफशानी से ये मेहनत की है। मैं ज़रा रुका और फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा कहना यह है कि वो मुसल्ला डाकू 6 घोड़ों पर सवार थे। इनकी तादाद के बारे में तुम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता खुशिया के घर में तुमने 6 डाकुओं का खुरा पाया है। इस वक्त मैं तुमसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आया इस तलाश के दौरान में किसी मरहले पर तुम्हें यह एहसास हुआ कि घोड़ों की तादाद में कमी बेशी वाक़ई हुई है? वो 6 न रहे हों, 7 या 8 होंगे या फिर घटकर 5 या 4 रह गए हों। वो चंद लम्हे गहरी नज़र से मुझे तकता रहा, फिर पुरयकीन लहजे में बोला, नहीं जनाब, घोड़ों की तादाद में कोई कमी बेशी नहीं हुई। वो अव्वल ताखिर 6 ही रहे हैं। मैं यह बात पूरे वसूख और यकीन के साथ दावे से कह सकता हूँ। खोजी के इस दावे ने मुझे बहुत दूर तक सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इस इंकिशाफ के बाद सोनी वाला मामला वाकई बहुत टेढ़ा होता नजर आ रहा था। वो किसी तरह इस कहानी में फिट नहीं हो पा रहा था। मैंने इस हवाले से वजीर अली से सवाल किया, तुमने इन रास्तों में जगह जगह से जो खुरा उठाया है, इसमें सब मर्दों के कदमों ही के निशान थे या कहीं औरत का खुरा भी देखने में आया है? उसने चौंक कर मुझे देखा। आप ये बात किस बिना पर पूछ रहे हैं? क्या इन डाकुओं में कोई औरत भी थी? तुम्हारे जवाब के बाद मैं तुम्हें असल बात बताऊंगा, मैंने कहा। इस सवाल को अपने लिए एक और इम्तहान समझ लो। वो फखर से सीना फुलाकर मुझे देखने लगा। इसकी आंखों की चमक अचानक बेहद बढ़ गई थी। वजीर अली की उम्र 60 से कम नहीं थी, ताहम उसने अपनी सेहत को काफ़ी हद तक संभाल रखा था। खास तौर पर उसके चेहरे की रानाई अभी मांद नहीं पड़ी थी। उसकी आंखों में जहानत की चमक बहुत वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती थी और ये चमक तजुर्बे और मुशाहिदे का निचोड़ भी थी। मलिक साहब, उसने गंभीर आवाज़ में मुझे मुखातिब करते हुए कहा, घोड़ों के सुमों के निशानात को तो एक तरफ रख दें, इनके अलावा तमाम रास्तों में जहाँ जहाँ भी इंसानी कदमों का खुरा मिला है, इसमें औरत के कदमों का एक भी निशान नहीं पाया गया। वो एक लम्हे को रुका और फिर बात जारी रखते हुए बताने लगा, रास्ते से मेरी मुराद वो मखसूस लाइन है जहाँ से डाकुओं का गुजर हुआ, वरना आसपास की गुजरगाह पर तो मर्दो ज़न और बच्चों और बूढ़ों हर किस्म के लोगों का खुरा यकीनन होगा। मैंने रास्ते का एक चप्पा चेक नहीं किया, बल्कि एक ख़ास सिमत में अपने फन को आजमाया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? खामोश होकर वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैं वाज़ेह तौर पर इसका मतलब समझ गया था। मैंने कहा, मैं खुरे और सुराग के फन से बखूबी वाकिफ हूँ। अगर निशानात का सिलसिला चल निकला तो फिर दाएं बाएं देखना खतरनाक साबित होता है। इस तरह कोई भी कड़ी हाथ से छूट सकती है और खोजी गुमराह होकर कहीं का कहीं निकल जाएगा। अब आप बताएं। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, आपने किसी औरत के खुरे के बारे में क्यों पूछा था? इसके सवाल के जवाब में मैंने उसे सोनी वाला वाक़या सुना दिया। वो पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनता रहा और फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, ये वाक़या डाकू वाली कहानी से कहीं लगा नहीं खाता। मुझे यकीन है कि सोनी को डाकुओं ने या तो अपने गिरोह से अलग रखा होगा या फिर वो सिरे से अगवा ही नहीं हुई होगी। खोजी वजीर अली की बात के दूसरे हिस्से में बहुत ज़्यादा उलझन थी। अगर सोनी को डाकू अपने साथ नहीं ले गए थे तो फिर खुशिया को ये बयान देने की ज़रूरत क्या थी? ज़्यादा इम्कान इसी बात का था कि डाकुओं ने सोनी को खुद से अलग रखा होगा, अगरचे इस इम्कान में भी कबाहत का सामान मौजूद था। अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाता कि सोनी 6 घोड़ों वाले गिरोह से अलग थी, तो फिर उसका कदमों या किसी 7वें घोड़े के कदमों का खुरा क्यों नहीं मिला था? ये सवाल बड़ा सनसनीखेज़ और गौर तलब था और तमाम तर सूरत हालात का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाता तो जहन एक इम्कानी नुक्ते पर आकर ठहर जाता था और वो नुक्ता ये था कि ऐन मुमकिन है सोनी को बस्ती से बाहर कहीं ले जाया ही न गया हो, बल्कि रसूल नगर ही के किसी घर में छुपा दिया गया हो। इस इम्कान से डाकुओं के वादे से भी तक़वियत मिलती थी। खुशिया के मुताबिक डाकुओं ने उससे वादा किया था कि अगर उसने इस सिलसिले में अपनी ज़बान बंद रखी तो वह आज का सूरज डूबने से पहले सोनी को वापस उसके घर पहुंचा देंगे। ये इसी सूरत मुमकिन था कि सोनी रसूल नगर ही में या उसके आसपास ही कहीं मौजूद हो। इस दिन का सूरज ग़ुरूब हो चुका था।
میں نے رسول نگر پر مامور دونوں جوانوں کو سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ وہ اندھیرا ہوتے ہی چوکنا ہو جائیں اور خوشیا کے گھر کے گرد و نواح میں چھوٹی سے چھوٹی نقل و حمل پر بھی گہری توجہ رکھیں۔ اگر انہیں کوئی غیر معمولی بات محسوس ہو تو پہلی فرصت میں مجھے اطلاع دیں۔ اگر ڈاکو اپنے وعدے کے پکے تھے تو پھر وہ سونی کو چھوڑنے ضرور آتے اور اس بات کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے۔ کھوجی وزیر علی اس معاملے میں خصوصی دلچسپی لے رہا تھا اور اس کے قائم کردہ اندازے میرے حساب کے بہت قریب ثابت ہو رہے تھے، لہٰذا اس سے سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ پھر میں نے اس سے مزید کہا، تمہارا کیا خیال ہے وزیر علی، خوشیا نے سونی کے حوالے سے غلط بیانی سے کام لیا ہوگا؟ اس قسم کی غلط بیانی کی بظاہر تو کوئی ضرورت مجھے نظر نہیں آ رہی۔ وزیر علی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اپنے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کو دعوت دی ہے۔ جوان بیٹی کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے جناب۔ تم ٹھیک کہتے ہو وزیر علی، میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور کہا، پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈاکو واقعی سونی کو اپنے ساتھ لے گئے ہوں لیکن انہوں نے فی الحال اسے بستی سے باہر نہ نکالا ہو، وہ اس وقت بھی رسول نگر کے کسی گھر میں موجود ہو؟ وہ کھڑے لہجے میں بولا، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے جناب۔ ایک لمحے کو خاموش رہنے کے بعد اس نے مزید کہا، اگر ویسی ہی صورتحال ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بستی میں ڈاکوؤں کا کوئی ساتھی موجود ہے جس کے پاس انہوں نے سونی کو ٹھہرایا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اگر یہی بات ہے تو بستی کی خانہ تلاشی لی جا سکتی ہے۔ اس بستی میں زیادہ سے زیادہ 100 گھر ہوں گے۔ ہم بہت احتیاط سے کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف سونی بازیاب ہو جائے گی بلکہ ڈاکوؤں کے کسی ہمدرد کا بھی سراغ مل جائے گا جو ہمیں ڈاکوؤں تک پہنچانے کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ آپ کا کہنا ٹھیک ہے جناب، لیکن میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا، کھوجی گمبھیر لہجے میں بولا۔ 100 گھروں کی خانہ تلاشی کوئی معمولی کام نہیں۔ پولیس کی یہ کارروائی چاہے کتنی بھی احتیاط سے کی جائے اسے بستی والوں سے پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں۔ اس طرح ڈاکوؤں کا وہ متوقع ساتھی یا خیر خواہ ہوشیار ہو سکتا ہے اور ہماری بے خبری میں کوئی ایسی چال چل سکتا ہے کہ ہم سونی کا نشان کھو بیٹھیں۔ میں کھوجی کے زاویے کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہاری بات میں وزن ہے وزیر علی، اس کام کے لیے ہمیں مخبر سے کام لینا ہوگا۔ وہ چپ چاپ بستی میں کارروائی کرتا رہے اور اس طرح وہ یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ اس بستی میں کون ایسا شخص ہے جس سے ڈاکوؤں یا جرائم پیشہ افراد سے ہمدردی ہو، یا پھر اس شخص کے گھر کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ ایک لمحے کو توقف کر کے میں نے مزید کہا، اس کے ساتھ ہی ہمیں بستی سے باہر جانے والے راستوں کی کڑی نگرانی بھی کروانا چاہیے تاکہ اگر سونی کو بستی سے کہیں اور منتقل کیا جائے تو فوراً پکڑ میں آ جائے۔ 2 مستعد جوان تو پہلے ہی خوشیا کے گھر پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں۔ میں 2-3 افراد کو مزید تعینات کر دیتا ہوں۔ آپ کی تجویز قابل عمل اور موزوں ترین ہے، وہ تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ مخبر اس سلسلے میں ہماری بھرپور مدد کر سکتا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، وہ کچھ سوچنے والے انداز میں بولا، مجھے نہیں لگتا کہ سونی اس بستی کے کسی گھر میں پائی جائے گی۔ میں نے اس خیال کی روشنی میں کہا، یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خوشیا نے اپنی بیٹی کے سلسلے میں دروکوئی سے کام لیا ہے؟ اس نے تائیدی انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے مزید کہا، کیونکہ اگر سونی رسول نگر میں موجود نہیں تو پھر یا تو ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں یا پھر انہوں نے اس لڑکی کو ٹچ ہی نہیں کیا۔ تمہاری کھوج کے مطابق سونی ڈاکوؤں کے ساتھ کہیں نہیں آتی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ خوشیا نے دانستہ غلط بیانی کی ہے، اور جب کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے تو وہ یا تو کسی جرم میں ملوث ہو چکا ہوتا ہے یا پھر کوئی جرم کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کے تجزیے کے مطابق خوشیا کی ذات شکوک کی دبی چادر میں لپٹی ہوئی نظر آتی ہے، کھوجی نے کہا۔ سب سے پہلے اسی شخص کو چیک کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، میں اس کے ساتھ ساتھ سونی کے ماموں کو بھی چیک کروں گا جس کا نام عبدالقدیر ہے اور وہ شمالی گاؤں موضع چند والی میں رہتا ہے۔ پھر میں نے وزیر علی کو بتایا کہ بخت پھری نے کس طرح پہلے بہانہ کیا تھا کہ اس کی بیٹی سونی اپنے ماموں سے ملنے چند والی گئی ہوئی ہے۔ کھوجی نے مخبر والے آئیڈیے پر زور دیا۔ میرے قبضے میں ان دنوں سکندر نامی ایک مخبر رہتا تھا۔ سکندر کی عمر 35 کے قریب ہوگی۔ وہ ایک چلتا پرزا قسم کا شخص تھا جسے مردوں کی پھاپھا کٹنی بھی کہا جا سکتا ہے۔
सरकारी हलकों में, वरना आम लोग तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इनके दरमियान रहने वाला वो सीधा साधा शख्स पुलिस के लिए मुखबिरी करता होगा। सिकंदर बला का नक्काल और एक बेहतरीन अदाकार भी था। उसने बाज़ औक़ात ऐसे काम भी कर दिखाए थे जो बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रहे थे। मैंने सिकंदर से काम लेने का फ़ैसला कर लिया। जब मैंने खोजी वज़ीर अली को अपने फ़ैसले से आगाह किया तो उसने मेरी तायद कर दी। वो भी सिकंदर और इसके कारनामों से बखूबी आगाह था। ठीक है मलिक साहब, उसने फ़ैसला कुन अंदाज में कहा, आप सिकंदर को बुलाकर फ़ौरन इसे काम पर लगा दें। वो बस्ती के एक एक घर को सूंघ लेगा। इंशाअल्लाह इस तरह बेहतर नताइज सामने आएंगे और हो सकता है कि कोई ऐसा सुराग भी मिल जाए कि हम जल्द से जल्द डाकुओं के सरदार सुल्तान तक पहुंच सकें। मैंने कहा, डाकुओं ने सुल्तान को मेरे थाने की हवालात से निकालकर मुझे एक किस्म का चैलेंज किया है। मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने का आदी हूँ। सुल्तान के हवारियों ने मुझे समझा क्या है? उन्होंने मुझे जो चरका लगाया है, मैं पहली फुर्सत में उसका जवाब दूंगा। इंशाअल्लाह तुम देखोगे वज़ीर अली, वो सूरमा सुल्तान अनकरीब इसी थाने की हवालात में तुम्हें दोबारा नजर आएगा। मेरे लिए क्या हुक्म है मलिक साहब? खोजी वज़ीर अली ने इस्तफसार किया। मैं इसके इस्तफसार का मतलब समझ गया और कहा, तुम कल सुबह 8 बजे तक थाने आ जाओ, फिर हम जंगल का रुख करेंगे। जहाँ तक डाकुओं का खुरा हमारी रहनुमाई करेगा वहाँ तक तो जाएंगे ही, बात की बात में देखी जाएगी। वो मुझे सलाम करने के बाद थाने से रुखसत हो गया। खोजी के जाते ही मैंने एक काबिल एतमाद कांस्टेबल को अपने कमरे में बुलाया और उसे ज़रूरी हिदायत देने के बाद सिकंदर को बुलाने भेज दिया। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने रात का खाना खाया और मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने लगा। मुझे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जहन में एक ख्याल मौजूद था कि मुमकिन है खुशिया के घर की निगरानी करने वाले कांस्टेबल में से कोई अहम इतला के साथ वापस आ जाए। लेकिन मेरी ये मुहम सी उम्मीद भी पूरी न हुई। गोया मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। डाकुओं ने अगर अपना वादा पूरा किया होता तो सोनी अब तक अपने घर पहुंच चुकी होती। 8 बजे के बाद मैं कमरे से उठकर अपने सरकारी क्वार्टर में आ गया, जो थाने ही के अहाते में पिछली तरफ बना हुआ था। नींद का तो अभी कोई सवाल ही नहीं था। मैं बिस्तर पर लेटकर पेश आमदा हालात का जायजा लेने लगा। वो 9 सवा 9 का वक्त था जब मेरे क्वार्टर के दाखिली दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बिस्तर छोड़ा और सहन अबूर करके दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक कांस्टेबल खड़ा था। मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा तो उसने बताया कि एएसआई नवाजिश अली वापस आ गया है और इसके साथ 10 कांस्टेबल्स आए हैं। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। मैंने कांस्टेबल को ये कहकर रुखसत कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं मुनासिब तैयारी के बाद एक मरतबा फिर अपने कमरे में मौजूद था। एएसआई ने मुझे बताया कि एसपी साहब तक उसने मेरा पैगाम पहुंचा दिया था और वो 10 कांस्टेबल एसपी साहब ने मेरी मामनत के लिए भेजे थे। गोया एसपी साहब का यह अमल ताउन का बय्यन सबूत था। एसपी साहब के तर्ज अमल से मेरा हौसला बढ़ गया था। मैंने एएसआई नवाजिश को हिदायत की कि वो मेहमान कांस्टेबल्स के लिए मंची, बिस्तरे और खाने पीने का बंदोबस्त करे। इनसे काम तो कल सुबह ही लिया जा सकता था। मैं अभी अपने कमरे में ही बैठा हुआ था कि मुखबिर सिकंदर वहां पहुंच गया। मैंने आइंदा आधे घंटे तक उसे समझाया कि मैंने किस मकसद के लिए उसे थाने बुलाया था। वो चंगी तरह समझ गया मलिक साहब, कहते हुए मेरे कमरे से रुखसत हो गया। थोड़ी देर बाद एएसआई नवाजिश मेरे पास आ गया। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत उससे कहा, टहलकदमी के बारे में क्या ख्याल है? टहलकदमी? और इस वक्त? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। क्यों, डर लग रहा है? नहीं जनाब, डर वाली क्या बात है? वो जल्दी से बोला, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही लंबा सफ़र करके यहाँ पहुँचा हूँ। मैं ना तो मौसम से खौफजदा हूँ और ना ही रात की तारीकी मुझे डरा सकती है। मैंने उठते हुए कहा, तो फिर ठीक है, हम घंटे भर के लिए थाने से बाहर जा रहे हैं। तुम थके हुए हो तो बता देना, मैं किसी और को साथ ले जाऊंगा। थकन अपनी जगह जनाब, वो कंधे उचकाते हुए बोला, आपका हुक्म है तो मैं आपके साथ ज़रूर जाऊंगा। मैं तुम्हें इसलिए भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ कि कल की मसरूफियात में तुम्हारे हिस्से जो काम आएगा उसका इस टहलकदमी से गहरा ताल्लुक है। मैंने कुर्सी छोड़ दी। वो मुझसे पहले ही उठकर खड़ा हो चुका था। उसने मोतदिल अंदाज में पूछा, मलिक साहब जाना कहाँ है? खुशिया के घर, मैंने ठोस अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। वो मायनेखेज अंदाज में गर्दन हिलाकर रह गया।
हम दोनों जब थाने से बाहर निकले तो रात के 10 बज रहे थे। गांव देहात का माहौल और फरवरी का महीना, हर तरफ सन्नाटा और खामोशी थी। सारी शाम उतर आने वाली उनकी अब अच्छी खासी सर्दी में बदल चुकी थी। इस मौसम में लोग अंधेरा होते ही घरों में दुबक जाते हैं, बाहर ही कोई कोई ही नजर आता है। इस ठंडी ठार खामोशी में जब कहीं किसी शब्बेदार कुत्ते की भौंकने की मध्यम और नहींव सी आवाज उभरती तो रात के सन्नाटे को लम्हाती बेकरारी में मुब्तला कर देती, और इसके बाद फिर वही सन्नाटे का आलम। बड़ी वाज़ेह सर्दी होने के बावजूद भी मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। शायद ये मेरी सोच का नतीजा था। कहते हैं कि खाली जहन और खाली मादा शैतान का घर होते हैं। ये कहावत कहाँ तक दुरुस्त है, मैं इसका अंदाज़ा तो अमली तजर्बे से गुजरने के बाद ही कर सकता था। अलबत्ता ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि खाली जहन और खाली मैदा मौसम सरमा की शिद्दत को बढ़ाने का काम ज़रूर करते हैं। यानी कि मौसम सरमा में सर्दी और मौसम गर्मा की गर्मी का एहसास बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इंसान का जहन और मैदा भरे हुए हों तो मौसम की सख्ती ज़ायल होकर रह जाती है। मैंने रात में भरपूर खाना खाया था और जहन भी मुख्तलिफ नौइयत हालात की आमाज का बना हुआ था, लिहाजा सर्दी मेरे नज़दीक नहीं फटक रही थी। एएसआई के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता था। सुबह हवलदार फरजंद अली मेरे साथ था और इस वक्त एएसआई नवाजिश अली। दोनों के मूड और मिजाज में वाज़ेह फ़र्क था। बहरहाल दोनों काम के आदमी थे। हम खुशिया के घर पहुंच गए। दस्तक के जवाब में जल्द ही दरवाज़ा खुल गया और अगले ही लम्हे हम दोनों खुशिया के कमरे में उसके सामने एक चरपाई पर बैठे थे। मैंने खुश्क लहजे में उससे पूछा, खुशिया, घर में तुम्हारी बेटी सोनी नजर नहीं आ रही, क्या डाकुओं ने अपना वादा पूरा नहीं किया? जनाब, मैं तो पहले ही मरा हुआ हूँ, ऊपर से आप अल्फाज के कोड़े बरसा रहे हैं। वो शकस्ता लहजे में बोला, अभी तक तो सोनी वापस नहीं आई। पता नहीं इन नामुरादों ने उसके साथ क्या किया है। मुझे उसकी बेबसी पर तरस तो आया, लेकिन मेरा दिल पूरी तरह पसीज न सका, क्योंकि वो भी मशकूक अफराद की फहरिस्त में शामिल था। मैंने मोतदिल लहजे में कहा, खुशिया, मुझे तो पहले ही उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी बेटी वापस आ सकेगी। बहरहाल अब तुमने क्या फैसला किया है? फैसला? उसने चौंक कर उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। मैंने कहा, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अगर अब तक तुमने मुझे कोई गलत बात बताई है तो इसका एतराफ़ कर लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। जनाब, मैंने आपसे कुछ झूठ नहीं बोला। वो घिघियाया। मैंने उसकी घिघियाहट को नज़रअंदाज करते हुए कहा, ख़ासतौर पर मुसल्लह डाकुओं और अपनी बेटी सोनी के बारे में तुमने जो बयान दिया है इसमें कोई गड़बड़ तो मौजूद नहीं? वो सरासीमा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, नहीं जनाब। मैं उसकी लुकनत को वाज़ेह मायने न पहना सका। वो एक थानेदार से गुफ्तगू का खौफ हो सकता था, हालात की संगीनी का असर भी हो सकता था, और दरोगोई के नतीजे में पैदा होने वाला हिरास भी हो सकता था। मैंने कड़े लहजे में पूछा, तुम्हारा साला अब्दुल कदीर चंदवाली में किस जगह रहता है? आपको अब्दुल कदीर से क्या काम है? वो हैरत भरे अंदाज में मुझे तकने लगा। मैंने लहजे की सख्ती को बरकरार रखते हुए कहा, तुम सवाल नहीं करो, मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, खुशिया, तुम्हारी बेटी सोनी का मामू अब्दुल कदीर चंदवाली में कहाँ रहता है और वो क्या काम करता है? वक्त भरी भी थोड़ी देर पहले वहां आकर बैठ गई थी। खुशिया के बोलने से पहले उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, शायद आप भाई कदीर के बारे में इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको शक है कि कहीं हमने वाकई सोनी को चंदवाली तो नहीं भेज दिया। वक्त भरी ने मेरे इस्तफसार का मुतमईन नज़र इसलिए भी जान लिया था कि उसी की ज़बानी उस दिन मुझे पता चला था कि सोनी अपने मामू के पास चंदवाली गई हुई है। अज़ाब बाद दोनों मियाँ बीवी ने इसकी तरदीद की थी और सोनी को डाकुओं के साथ नथी कर दिया था। मैंने बख्तबरी को घूरा और सख्त लहजे में कहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ और क्यों पूछ रहा हूँ, इस फिक्र में तुम्हें मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो, खामखा के अंदाजे कायम करके मेरा और अपना वक्त बर्बाद न करो। इन दोनों ने जवाब देने से कबल मायनखेज़ अंदाज में एक दूसरे की जानिब देखा और फिर एक साथ बोले, हमने सोनी और डाकुओं के सिलसिले में आपसे कोई झूठ नहीं बोला। अगर बाद में तुम लोगों का कोई झूठ मेरी पकड़ में आया तो मैं तुम्हारी ज़ईफ़ी की भी परवाह नहीं करूँगा। मैंने फुनकार कर कहा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं पुलिस की तफ्तीश कितनी कड़ी और पेचीदा है। उन्होंने एक मरतबा फिर निगाहों का तबादला किया।
اور پھر سراسیمہ نظر سے مجھے تکنے لگے۔ اس کے بعد میرے استفسار پر خوشیہ نے بتایا کہ عبدالقدیر چندوالی میں زمینداری کرتا ہے۔ ازیں علاوہ اس کے گھر کا محل وقوع بھی مجھے تفصیلاً بتا دیا۔ میں نے وہ ساری معلومات ذہن نشین کر لیں اور وہاں سے اٹھنے سے پہلے بڑے واضح الفاظ میں کہا، خوشیہ، تم کل صبح تھانے آ کر اپنی بیٹی کے اغوا کی رپورٹ درج کروا دینا۔ اگر میں تھانے میں نہ ملوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رپورٹ تمہیں ہر حال میں لکھوانا ہوگی۔ اور میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ذرا توقف کیا اور پھر کہا، تم میری اجازت کے بغیر رسول نگر سے باہر قدم بھی نہیں نکالو گے، کم از کم اس وقت تک جب تک ڈاکوؤں کی گرفتاری عمل میں نہیں آ جاتی، تمہاری بیٹی بازیاب نہیں ہو جاتی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ خوشیہ اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ بخت بھری نے کہا کہ تھانے دار صاحب، ایک تو ہم پہلے ہی مصیبت میں گرفتار ہیں، اوپر سے ساری پابندیاں بھی ہمارے لیے ہی ہیں۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں یہ پابندی تم لوگوں کے بھلے کے لیے ہی لگا رہا ہوں، ڈاکوؤں کی جانب سے آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، میں تم دونوں کی حفاظت کے خیال سے اس قسم کی ہدایات دے رہا ہوں۔ وہ قدرے مطمئن ہو گئی۔ خوشیہ نے پوچھا کہ تھانے دار صاحب، آپ سونی کی تلاش کے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ بہت کچھ، میں نے گول مول جواب دینے پر اکتفا کیا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تم تھانے آ کر ڈاکوؤں کے خلاف اس کے اغوا کی رپورٹ درج کروا دو۔ جب ڈاکو ہمارے ہتھے چڑھیں گے تو پھر ان کے قبضے سے سونی کو بھی چھڑا لیا جائے گا۔ وہ ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ میں اے ایس آئی کے ساتھ خوشیہ کے گھر سے باہر نکل آیا۔ اے ایس آئی نوازش کو میں نے اپنی طرف آتے ہوئے بتا دیا تھا کہ 2 سادہ پوش کانسٹیبلز کو میں نے خوشیہ کی خفیہ نگرانی پر متعین کر رکھا ہے۔ وہ تھانے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، نگرانی کرنے والے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے چاروں جانب نگاہ دوڑائی۔ میں نے اس طرف آتے ہوئے خوشیہ کے گھر کے گرد و پیش کا تنقیدی جائزہ لیا تھا اور مجھے بھی وہ دونوں کانسٹیبلز کہیں دکھائی نہیں دیے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم بھی انہیں نظر نہیں آئے ہوں گے۔ وہ دونوں میرے بارہا کے آزمائے ہوئے تھے اور مجھے یقین تھا کہ وہ پوری مستعدی کے ساتھ ڈیوٹی انجام دے رہے ہوں گے۔ میں نے اے ایس آئی کے سوال کے جواب میں کہا، اگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تو یہ کامیاب نگرانی کی دلیل ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے میرے ساتھ قدم اٹھاتا رہا اور پھر پوچھنے لگا، ملک صاحب، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کس کی بات اور کون سی بات؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی رسان سے بولا، آپ کی بات جناب، کیا آپ نے صرف یہ معلوم کرنے کے لیے ٹھنڈی ٹھار رات میں اتنا سفر کیا ہے کہ خوشیہ کا سالہ چندوالی میں کہاں رہتا ہے؟ اے ایس آئی کا تعجب خالیہ ذلت نہیں تھا۔ بظاہر یہ ایسی معمولی بات تھی کہ میں کسی کانسٹیبل کو بھی خوشیہ کے پاس بھیج سکتا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ میں اس بہانے خوشیہ کی نگرانی کا انتظام خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر 2 صورت میں سونی کے ماں باپ کے تاثرات کو نوٹ کرنا بھی میرے لیے اہم تھا۔ سونی واپس نہیں آئی تھی اور خوشیہ اپنی بیوی بخت بھری سمیت خاصا ملول اور غمزدہ دکھائی دیا تھا۔ میں نے اے ایس آئی کی حیرت دوچند کرتے ہوئے کہا، تمہارے نزدیک جو بات معمولی حیثیت رکھتی ہے وہ میرے لیے بہت اہم ہے، اور تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے اس مقصد کی خاطر یہ تفصیل اٹھائی ہے۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اور سنو، تم کل صبح ہی چندوالی روانہ ہو جاؤ گے اور شام سے پہلے واپس آ کر مجھے رپورٹ دو گے۔ تم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ عبدالقدیر کے گھر میں سونی موجود ہے یا نہیں، کیا سمجھے؟ اے ایس آئی نے کہا کہ میں آپ کا مقصد اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ انشاءاللہ میں شام کو یہ کام کر کے واپس آ جاؤں گا۔ تھانے پہنچنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ آئندہ روز کھوجی وزیر علی علیہ صبح میرے پاس پہنچ گیا۔ ناشتے کے بعد ہم نے جنگل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے 5 مسلح کانسٹیبلز بھی ساتھ رکھ لیے۔ اس بات کے امکانات تھے کہ کسی بھی مرحلے پر ڈاکوؤں سے سابقہ پڑ سکتا ہے۔ یہ وہی جنگل تھا جہاں سے چند روز قبل میں نے سلطان ڈاکو کو گرفتار کیا تھا۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ وہ اس مرتبہ بھی مجھے اسی مقام پر ملے گا جہاں سے وہ پہلے میرے ہتھے چڑھا تھا۔ ٹھہرنے کی وہ غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال مجھے کھوجی کی رہنمائی میں آگے بڑھنا تھا۔ جنگل میں 1 میل تک تو ڈاکوؤں کا کھرا بڑا واضح ملتا رہا اور ہم کامیابی سے آگے بڑھتے رہے۔ پھر وہ جگہ آ گئی جو پہلے کبھی سلطان کا خفیہ ٹھکانہ رہی تھی۔ ہم نے کچھ دیر وہاں رکنے کا فیصلہ کیا۔ کھوجی اس مقام کا اچھی طرح جائزہ لینے لگا۔ میرے حکم پر وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا ڈاکوؤں نے وہاں کچھ وقت گزارا تھا یا آنن فانن وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے۔
इस वाक़ये को अब 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। थोड़ी देर बाद खोजी ने मुझे आकर बताया, मलिक साहब, डाकुओं ने इस जगह पड़ाव नहीं किया, बल्कि मेरा तजुर्बा तो ये कहता है कि वह यहाँ दम भर को भी नहीं रुके। मैंने तशवीशनाक अंदाज में होंठ सुकेड़े और कहा, वज़ीर अली, ये जंगल तो मीलों तक फैला हुआ है। अगर हमें ये मालूम हो भी गया कि डाकुओं ने ये जंगल अबूर कर लिया है, तो फिर भी ये पता नहीं चल सकेगा कि वो जंगल से निकलने के बाद किस तरफ गए हैं। एक बात जहन में आ रही है मलिक साहब, खोजी ने कुछ सोचते हुए कहा। डाकूगिरी एक ऐसा शोबा है कि इन लोगों का शहरों वगैरह में गुजारा नहीं। मेरा मतलब है कि इनके ठिकाने के तौर पर तो ये जंगल और पहाड़ियाँ होती हैं, और ये इन्हें ही मुंतखब करते हैं ठिकाने के तौर पर। किसी भी वारदात के बाद इन्हें एक महफूज और मजबूत पनाहगाह की ज़रूरत होती है, और ये पनाहगाह ऐसी जगहों पर मैसर आ सकती हैं। मैंने कहा, इस इलाके में पहाड़ी सिलसिला तो है नहीं, और दूर दूर तक ये जंगल भी अकेला है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो लोग इसी जंगल में कहीं रूपोश हैं? ज़्यादा इम्कानात इसी बात के नज़र आ रहे हैं, खोजी ने कहा। हम आगे बढ़ेंगे, मैंने कहा, नतीजा चाहे जो भी बरामद हो। हमारे साथ जो 5 मुसल्लह कांस्टेबल थे वो इधर उधर बिखर कर जंगल का जायजा ले रहे थे। मैंने इन्हें खुसूसी हिदायत की थी कि वो ज़्यादा दूर तक जाने की कोशिश ना करें। जंगल घना और पुरपेच है, अगर वो दूर निकल जाते तो बिछड़ने का इम्कान था। मैं खोजी से बातों में मसरूफ़ था कि एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ हमारे नज़दीक आया। इसके चेहरे पर ही जानी तासुरात थे। वो अभी दूर ही था कि खोजी ने कहा, लगता है कि इसने उधर कोई जिन वगैरह देख लिया है। यह खासा घबराया हुआ लग रहा है। घबराहट के हवाले से खोजी की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। कांस्टेबल वाकई खौफ और हिरास में मुब्तला नजर आता था। वो हमारे पास पहुंचा तो इस्तफसार किया, क्या हो गया आरफी, तुम इस कदर खौफजदा क्यों हो? आरफी का असल नाम आरिफ महमूद था। वो जवान कांस्टेबल रसूल नगर ही का रहने वाला था। मेरे सवाल के जवाब में उसने बताया, जनाब, उस तरफ 2 आदमियों की लाशें पड़ी हैं। किस तरफ? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। आरफी की फराहम करदा इत्तला इतनी सनसनीखेज थी कि मैं फौरी तौर पर कुछ और न पूछ सका। उसने बताया, इस तरफ जनाब। इसके साथ ही उसने जंगल के एक हिस्से की तरफ इशारा भी कर दिया। आरफी इसी सिमत से दौड़ता हुआ हमारी तरफ आया था। हम दोनों आरफी की मईयत में मुतज़क्करा हिस्से की जानिब बढ़ गए, और थोड़ी ही देर बाद हम उस मकाम पर थे जहां 2 लाशें पड़ी थीं। इनमें से एक औरत और दूसरा मर्द था। दोनों जवान थे। इन्हें गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। औरत नहायत ही खूबसूरत और कम उम्र थी। मैं झुककर लाशों का मुआयना करने लगा। जल्दी एक हैरत ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। इस खूबसूरत और दिलकश नकूश वाली लड़की के दोनों कान जुज़वी तौर पर कटे हुए थे। यही हाल उसके हाथों का भी था। दोनों हाथों की 3-4 उंगलियां कटी हुई थीं। मैंने सेकंड के 1000वें हिस्से में समझ लिया कि लड़की से जेवरात छीनते वक्त वो बहीमाना कार्रवाई की गई थी। छीनने वाले या वाला बहुत जल्दी में था, और उसने इसीलिए कानों और उंगलियों में मौजूद तलाई जेवरात को उतरवाने की या उतारने की जहमत नहीं की और इन्हें काट डाला। अज़ाबाद इन दोनों बदनसीबों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस दौरान में बाकी कांस्टेबल भी जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। लाशों का बगौर जायजा लेने पर मुझे मालूम हो गया कि कम से कम 2 रोज़ कबल इनकी जिंदगी का चिराग गुल किया गया था। मैं इस कार्रवाई में मसरूफ़ था कि आरफी की सरसराती हुई आवाज़ मेरी समात तक पहुंची। वो लरज़ीदा लहजे में बोला, ये तो जाहिद और सोनी हैं। इन अल्फाज ने मुझे एक झटका पहुंचाया। खास तौर पर सोनी के जिक्र से मैं चौंक उठा। मैंने आरफी से कहा कि क्या तुम्हें यकीन है कि ये लाश सोनी ही की है? इसके साथ ही मैंने इस खूबसूरत लड़की की लाश की जानिब इशारा भी कर दिया। जी, मुझे 100% यकीन है, वो कतईयत से बोला। मैं रसूल नगर के बच्चे से वाकिफ हूँ। ये वही सोनी है जिसे डाकू अगवा करके ले गए थे, खुशिया की बेटी सोनी। और ये जाहिद कौन है? इस मर्तबा मैंने जवान की लाश की जानिब उंगली उठाई। ये भी रसूल नगर का रहने वाला है, उसने बताया। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर शकज़दा नज़र से आरफी को देखते हुए कहा, जब तुम इन्हें अच्छी तरह जानते हो तो फिर तुमने इतला देते वक्त इनके नाम क्यों नहीं लिए? तुमने सिर्फ इतना कहा था कि इस तरफ 2 आदमियों की लाशें पड़ी हैं। वो जनाब, कांस्टेबल ने गड़बड़ाए हुए लहजे में कहा। मैं लाशें देखकर घबरा गया था। मैं फौरन आपको इस बारे में बताने के लिए दौड़ पड़ा। अगर मैं ज़रा तवज्जो से लाशों को देखता तो मुझे पता चल जाता कि ये जाहिद और सोनी हैं।
عارفی کا جواز خالی از علت نہیں تھا، گھبراہٹ اور خوف زدگی میں عموماً ایسا ہو جاتا ہے۔ میرا ذہن نہایت تیز رفتاری سے سونی اور خوشیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خوشیہ کے مطابق رات کو ڈاکو اس کی بیٹی سونی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ان دونوں لاشوں کی حالت بتاتی تھی کہ کم از کم 2 دن پہلے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ خوشیہ اور بخت بھری نے اتنا بھیانک جھوٹ کیوں بولا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں ابھرتا اور دیگر سینکڑوں سوالات کو جنم دے کر سوچ کی نگری میں کہیں غروب ہو جاتا۔ میں نے فوری فیصلہ کر لیا کہ تھانے پہنچتے ہی میں خوشیہ اور بخت بھری کو بلواؤں گا اور ان کی خبر لوں گا۔ مجھے یہ معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ سونی اور زاہد کا ایک ساتھ پائے جانا کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا، ان کے بیچ کسی گہرے روابط کی کہانی۔ کھوجی نے میرے کان کے نزدیک ایک سرگوشی کی۔ ملک صاحب، دونوں لاشیں بتا رہی ہیں کہ ان کی اموات کا واقعہ تازہ ترین نہیں، اس لیے انہیں ڈاکوؤں کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس تناظر میں تو خوشیہ کا موقف بالکل ہی باطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، میں نے کہا، لیکن یہ بات ابھی وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کس کا کارنامہ ہے۔ بہرحال ڈاکوؤں کو سرے سے بری الذمہ بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ ڈاکو نہیں، کوئی اور صحیح، یہ واردات تو کسی ڈاکو یا رہزن ہی کا کام ہے۔ کھوجی اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ میں کانسٹیبل عارفی سے سوال و جواب میں مصروف ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ زاہد نامی وہ جوان رسول نگر کے قریب گھر سے تعلق رکھتا تھا اور نزدیکی شہر میں کوئی نوکری وغیرہ کرتا تھا۔ میں نے اپنے شک کی تصدیق کے لیے اس سے پوچھا کہ آیا وہ زاہد اور سونی کے درمیان پھیلنے والے کسی معاملے سے واقف ہے؟ اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسے ایسے کسی معاملے کی خبر نہیں۔ دیگر چاروں کانسٹیبل سونی اور زاہد کو نہیں جانتے تھے۔ 2 اکڑی لاشوں کی دریافت ایسا معاملہ تھا کہ اسے نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا تھا۔ میں نے کھوجی وزیر علی سے کہا کہ تم 3 کانسٹیبلز کو ساتھ رکھو اور ڈاکوؤں کا کھرا اٹھاتے جاؤ، میں لاشوں کو تھانے پہنچانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ آپ کھرے کی طرف سے بے فکر ہو جائیں جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں اپنے کام کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں نے ہر قسم کے حالات میں کام کیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، یہ کانسٹیبل سارے کے سارے آپ واپس لے جائیں۔ سرکاری وردیوں کی وجہ سے کام میں جو دقت پیش آ سکتی ہے اس کے بھی امکانات نہیں رہیں گے۔ میں نے سوچا کہ کھوجی کی بات تو بہت ہی معقول اور منطقی تھی۔ ڈاکوؤں نے تھانے میں جو کارروائی کی تھی اسے لگ بھگ 30 گھنٹے گزر چکے تھے۔ زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ ڈاکو جنگل عبور کر کے کہیں آگے نکل گئے ہوں گے، اور اگر انہوں نے جنگل ہی کے خفیہ گوشے میں پناہ لے رکھی ہے تو کھوجی اس ٹھکانے تک بآسانی پہنچ جائے گا۔ پولیس کی موجودگی میں ڈاکو ہوشیار بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کھوجی جنگل ہی میں ڈاکوؤں کے کسی خفیہ ٹھکانے کا پتہ چلا لیتا تو پھر سلطان اینڈ کمپنی کو چھاپنا قدرے آسان ہو جاتا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے وزیر علی، میں تمہیں فری ہینڈ دے رہا ہوں، تم آزادی سے کام کرو اور جیسے ہی تمہیں کوئی خوشخبری ملے فوراً مجھے اطلاع دینا۔ میں تمہاری واپسی کا بے تابی سے انتظار کر رہا ہوں گا۔ آپ میری طرف سے مطمئن رہیں ملک صاحب، وہ تسلی آمیز لہجے میں بولا۔ میں موسم کی سختیاں سہنے کا عادی ہو چکا ہوں، اس جنگل میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو کوئی اہم اطلاع دوں گا۔ اس کے بعد وہ ہم سے رخصت ہو کر آگے بڑھ گیا۔ کھوجی کا کام اپنی نوعیت کا ایک منفرد کام ہوتا ہے اور بعض اوقات تو حیرت انگیز اور ناقابل یقین واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ ضلع جھنگ کے ایک تھانے میں تعیناتی کے دوران میں ایک ماہر فن کھوجی سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب تجربہ مجھے سنایا۔ پہلے تو مجھے اس کی بات کا یقین ہی نہ آیا، لیکن جب حالات و واقعات اور چند افراد نے اس کی تصدیق کر دی تو مجھے تسلیم کرتے ہی بنی۔ کسی زمانے میں وہ کھوجی ٹوبہ ٹیک سنگھ میں رہتا تھا۔ ایک لڑکی کی گمشدگی کے سلسلے میں اس کی خدمات حاصل کی گئیں۔ یہ بات طے تھی کہ مذکورہ لڑکی کسی کے ساتھ گئی تھی، کس کے ساتھ یہ بھی معلوم تھا، اور اب اسی معلوم شخص کو ڈھونڈنا تھا۔ لڑکی کھاتے پیتے اور چودھری گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ اسے اپنے ساتھ بھگانے والا ایک غریب کھیت مزدور تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور اسی پسند نے انہیں یہ انتہائی قدم اٹھانے پر اکسایا تھا۔ بہرحال لڑکی والے ہر صورت میں اس کا سراغ لگانا چاہتے تھے، چنانچہ چودھری نے پولیس پر دباؤ ڈالا
और नतीजे में खोजी से इस्तफसार किया गया। खोजी ने एक हद तक इनका खुरा निकाला, फिर बेबस हो गया। किस्सा मुख्तसर ये कि फरार होने वाले मिल न सके। इस वाक़ये के 15 साल बाद जब खोजी सरगोदा में था तो एक इत्तेफाक ने इसे इस शख्स तक पहुंचा दिया जिसने चौधरी की लड़की को भगाया था। सरगोदा के एक गांव में एक तवील छलांग लॉन्ग जंप का मुकाबला हो रहा था। मज़कूरा खोजी मौके पर मौजूद था। मुकाबले का इनेकाद खेतों में किया गया था जहां से फसल काटी जा चुकी थी और हल चलाकर खेत की मिट्टी को हमवार और कतरे नरम कर दिया गया था। कबड्डी के मुकाबलों के लिए उम्मूमन इसी तरह ज़मीन को तैयार किया जाता है। लॉन्ग जंप के इस मुकाबले में इस गांव और दूर दराज के इलाकों से माहिरीन ने शिरकत की थी। खोजी कूदने वालों के कदमों को निशान का बगौर जायजा ले रहा था। ये इसकी पेशावराना नफ्सियात का कारनामा था। इंसानी जिंदगी के जिस भी शोबे से वाबस्ता हो वो शऊरी और लाशऊरी तौर पर इसी के बारे में सोचता रहता है। खोजी भी अपनी आदत से मजबूर था। फिर वह अचानक चौंक उठा। इस मर्तबा जिस अधेड़ उम्र शख्स ने छलांग लगाई थी उसके कदमों के निशानात को देखकर उसके जहन में एक झमाका हुआ और वो 15 साल पीछे माजी में चला गया। खोजी के जहन में वो खुरा रोशन हो गया जिस शख्स ने चौधरी की लड़की को घर से भगाया था। इस सिलसिले में खोजी की नफ्सियात के अलावा इसकी उम्दा और मजबूत याददाश्त का भी अमल दखल था। बहरहाल जब वो मुकाबला खत्म हुआ तो खोजी मज़कूरा शख्स को एक तरफ ले गया और उसे माजी का एक वाक़या याद दिलाने की कोशिश की। पहले तो वह हत्थे से उखड़ गया और आएँ बाएँ शाएँ करने लगा, लेकिन जब खोजी ने उसे अपने बारे में तफसीलन बताया और ये भी बावर कराया कि चौधरी अभी जिंदा है, जिसका मतलब है कि पुलिस हनोज उसकी तलाश में है, तो वह शख्स मिन्नत समाजत पर उतर आया। उसने खोजी से दरख्वास्त की कि वो इस मामले को देखा अनदेखा और सुना अनसुना कर दे। अब तो इनकी औलाद भी जवान हो रही है। इस शख्स की इल्तिजा में कोई ऐसी बात मौजूद थी कि खोजी का दिल पसीज गया और उसने खामोशी इख्तियार करने का फैसला करते हुए इस मामले को रफा दफा कर दिया। इन दोनों ने घर से भागकर बाकायदा शादी की थी और इस वक्त इनकी औलाद जवान हो रही थी। इस मौके पर इन्हें किसी आजमाइशी मरहले में डालना वाकई इनके साथ ज्यादती होती। इनका जुर्म इतना संगीन नहीं था जिसकी सजा औलाद को भुगतना पड़ती। मैं जाहिद और सोनी की लाशों के साथ जब थाने पहुंचा तो दोपहर ढल रही थी। फौरी तौर पर मैंने अपने बंदों को जाहिद और सोनी के लवाहिकीन की तरफ दौड़ाया। इन दोनों का ताल्लुक चूंकि एक ही बस्ती से था और कांस्टेबल आरफी भी वहीं का रहने वाला था, इसलिए मैंने इसे भी साथ भेज दिया। आधे घंटे बाद जाहिद की मां रोती धोती थाने पहुंची। इसे बेटे के अंजाम की खबर हो गई थी। मैंने फौरन उसे अपने कमरे में बुला लिया। बिल्किस बीवी की उम्र 45 साल के करीब थी और वो एक आम सी देहातन थी। इस वक्त वो बहुत गमज़दा नजर आ रही थी। थानेदार साहब, वो गुलूगीर आवाज में बोली, मेरे बेटे को किस जालिम ने मारा है? मैं एक माँ के जज्बात को अच्छी तरह महसूस कर रहा था। वो माँ जिसका जवान बेटा दुनिया से उठ गया हो। मैंने कतरे नर्म लहजे में कहा, बिल्किस बीबी, मुझे तुम्हारे बेटे जाहिद की मौत का बहुत दुख है। मैं इसे जिंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुमने मुझसे ताउन किया तो मैं इसके कातिल या कातिलों तक जरूर पहुंच जाऊंगा। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने पूछा, जाहिद का बाप कहाँ है? तुम्हारे साथ वो क्यों नहीं आया? रब नवाज, अगर जिंदा होता तो वही थाने आता थानेदार साहब। बिल्किस बीवी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, 5 साल पहले उसका इंतकाल हो गया था। जाहिद के सिवा इस वक्त दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं था और अब तो वो भी नहीं रहा। हाय अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है। एक बूढ़ी से उसका आखिरी सहारा भी छीन लिया। फिर वो दोबारा मुझसे पूछने लगी, आप ही बताएं किस नामुराद ने मेरे जाहिद को मारा है? वो तो बहुत ही अच्छा लड़का था, कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं करता था। ये जानकर मुझे वाकई अफसोस हुआ कि जाहिद अपनी बेवा माँ का वाहिद सहारा था। मैंने बिल्किस बीवी की हत्तुल इम्कान दिलजोई की और कहा, अभी तक तो ये मालूम नहीं हो सका कि इन दोनों को किसने कत्ल किया है, लेकिन एक बात पूरे वसूख से कही जा सकती है और वो ये कि वो दोनों खतरनाक अज़ाइम लेकर घर से निकले होंगे। बिल्किस ने हैरत से मुझे देखा और कहा, कौन दोनों की बात कर रहे हैं आप जाहिद के साथ और कौन था? मैं समझ गया, सोनी के बारे में उसे अभी कुछ मालूम नहीं हुआ था। मैंने कहा, मैं खुशिया की बेटी सोनी की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे बेटे जाहिद के साथ सोनी की लाश भी मिली है और उसके मुंह में और मौत के मुंह में फेंकने से कबल सोनी के साथ बड़ा वहशियाना सलूक किया गया है। फिर मैंने उसे
ان کو پیش آنے والے حالات کی متوقع تفصیل بتا دی۔ اوہ! وہ چوکنا نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تو یہ کام بھی ہو گیا؟ کون سا کام بلقیس بی بی؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ وہ ایک دم برسوں کی بیمار نظر آنے لگی۔ چند لمحے خاموش بیٹھی کمرے کی چھت کو گھورتی رہی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بتایا کہ اس کا بیٹا زاہد خوشیہ کی بیٹی سونی کو پسند کرتا تھا، لیکن یہ بات خوشیہ کو سخت ناپسند تھی۔ بلقیس نے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے دل سے سونی کا خیال نکال دے۔ زاہد نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سونی کو بھول جائے گا، اور اب یہ واقعہ پیش آ گیا تھا۔ تھانے دار صاحب، میرا بیٹا سونی کی وجہ سے مارا گیا ہے، بلقیس نے دکھی لہجے میں کہا، اور میرا خیال ہے کہ اس کارروائی میں اسی بدماش کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ کون بدماش؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہی خوشیہ، اور کون؟ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ میں نے سنا ہے کہ وہ کسی زمانے میں بہت بڑا بدماش رہا ہے۔ ضعیفی اور کمزوری نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، ورنہ وہ 10-15 سال پہلے کسی کو اپنے سامنے کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ خوشیہ میرے بیٹے کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ خوشیہ کے حوالے سے میرے لیے یہ ایک انکشاف ہی تھا کہ ماضی میں وہ بدماش بھی رہ چکا تھا، ورنہ اس کی موجودہ حالت سے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جوانی بھی عجیب شے ہے۔ اس دور میں انسان کا ایک اپنا مزاج اور رنگ ڈھنگ ہوتا ہے، وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا، لیکن جب بڑھاپے کا اثر بدن میں اترتا ہے تو ساری تنفن غائب ہو جاتی ہے، اور انسان ایسی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے کہ بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے۔ بلقیس بی بی کا انکشاف اپنی جگہ اہم سہی، لیکن میں اس کی بات سے اتفاق نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سونی کے ہاتھوں اور کانوں کی حالت خود دیکھی تھی۔ کوئی باپ گھر سے بھاگی ہوئی بیٹی کو اپنے ہاتھوں اتنے دردناک انجام سے دوچار نہیں کرتا۔ وہ یقیناً کسی رہزن یا ڈاکو لٹیرے کا کام تھا۔ زیورات حاصل کرنے کے لیے سونی کو بہیمانہ سلوک سے گزارا گیا ہوگا، اور مزاحمت کرنے پر دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ سب امکانی باتیں تھیں۔ اصل حقیقت تو صرف دو پارٹیوں کو معلوم تھی۔ نمبر 1 زاہد اور سونی، وہ دونوں اب کسی بیان کے قابل نہیں رہے تھے۔ نمبر 2 قاتل، وہ شخص یا اشخاص میری پہنچ سے فی الحال دور تھے۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھی بلقیس بی بی سے کہا، تمہارا خیال درست نہیں۔ خوشیہ ان دونوں کی موت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں ابھی ان کی لاشیں دکھاتا ہوں۔ یہ کارروائی کسی اور شخص کی ہے۔ کون ہے وہ جس نے میرے بیٹے کی جان لے لی؟ وہ رونسی آواز میں بولی۔ میں تو اس کی کسی دشمن کو نہیں جانتی سوائے خوشیہ کے۔ آ جا کر اس کی تان خوشیہ پر ٹوٹتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اگر خوشیہ کو نہ دیکھا ہوتا تو بلقیس کی باتوں کا شاید مجھے بھی یقین آ جاتا۔ 65 برس کا ایک نحیف و نزار بوڑھا اس قسم کی کارروائی نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اپنی سگی اکلوتی بیٹی کے ساتھ 1 میل جنگل کے اندر جا کر۔ ویسے خوشیہ میرے نزدیک بالکل پاک صاف بھی نہیں تھا۔ اس کی دروگ گوئی مجھ پر کھل چکی تھی۔ سونی اور راشد کی لاشوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں 2-3 دن پہلے قتل کیا گیا تھا، جبکہ خوشیہ نے مجھے بتایا تھا کہ گزشتہ رات سونی کو ڈاکو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس کا یہ کھلا جھوٹ بلا وجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر، تھوڑی دیر بعد وہ بھی تھانے پہنچنے والا تھا۔ اب میں اسے کسی رو رعایت کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس مرتبہ اسے سچ ہی بولنا پڑتا۔ میں نے بلقیس سے کہا، میرے خیال میں ان دونوں کی موت میں کسی ڈاکو یا لٹیرے کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں وہ اس گھنے جنگل میں لینے کیا گئے تھے؟ بلقیس واویلا کرتے ہوئے ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی۔ میں نے چند لمحات کے بعد سوال کیا، بلقیس بی بی، میں نے سنا ہے کہ تمہارا بیٹا زاہد شہر میں کام کرتا ہے، کیا وہ ان دنوں بستی آیا ہوا تھا؟ ان دنوں نہیں، بلکہ پچھلے دنوں وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، بلقیس نے بتایا۔ وہ 15 دن میں ایک مرتبہ بستی کا چکر لگاتا ہے۔ ابھی 3 روز پہلے ہی تو واپس گیا تھا۔ 3 روز کے ذکر پر میرا ماتھا ٹھنکا۔ لاشیں بھی یہی کہانی سنا رہی تھیں کہ وہ 3 دن پرانی ہیں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس مرتبہ بستی سے شہر کی طرف جاتے ہوئے زاہد سونی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا، لیکن ان دونوں کا جنگل کی طرف جانا سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ شہر جنگل سے بالکل مخالف سمت میں واقع تھا۔ میں نے بلقیس بی بی سے پوچھا، جب سے تمہارا بیٹا شہر گیا ہے، یعنی پچھلے 3 دن سے، تم نے بستی میں سونی کو دیکھا ہے؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، میں خوشیہ اور اس کے گھر والوں کی ٹو میں نہیں رہتی۔ میرے لیے یہی اطمینان کی بات تھی کہ زاہد میرے منع کرنے پر اپنی ضد سے باز آ گیا تھا، لیکن ان دونوں کی لاشوں کا ایک ہی مقام سے دریافت ہونا،
یہ کہانی سنا رہا ہے کہ تمہارا بیٹا ضد سے باز نہیں آیا تھا، میں نے نیم تنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے زاہد اس بدبخت سونی کے ساتھ جنگل میں کیا کر رہا تھا۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ اس نے میری بات مان کر سونی کو دل سے نکال دیا ہوگا۔ وہ ذرا دیر کو رکی اور پھر میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولی، ویسے تھانے دار صاحب، میں نے پچھلے 3 دن سے سونی کو گاؤں میں نہیں دیکھا ہے۔ تم نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ وہ کہاں غائب ہے؟ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتی ہوں، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ جس پنڈ جانا نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا؟ میں نے پوچھا، شہر میں زاہد کیا کام کرتا تھا؟ وہ کپڑے کی ایک فیکٹری میں تانا ماسٹر تھا، اس نے بتایا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں تانا مشین کی بہت اہمیت ہے۔ مختلف قسم کے کپڑوں کی بنائی کے لیے دھاگے کو پہلے ایک خاص شکل میں لایا جاتا ہے۔ آہنی رولر پر لپٹے ہوئے اس دھاگے کو تانی کہا جاتا ہے، بعض لوگ اسے تانا بھی کہتے ہیں، اور تانا مشین چلانے والا شخص تانا ماسٹر کہلاتا ہے۔ میں اب تک ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ سونی کو زاہد اپنے ساتھ جنگل کی طرف لے گیا تھا، اور ان دونوں کے بیچ پائے جانے والے تعلق کا یہ سب شاخسانہ تھا۔ جنگل میں وہ افسوسناک واقعہ ان کے ساتھ کس طرح پیش آیا، اس کے بارے میں فی الحال حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ قاتل میرے ہتھے چڑھ جاتا تو اس راز سے پردہ اٹھ سکتا تھا۔ میں مزید تھوڑی دیر تک بلقیس بی بی سے مختلف قسم کی پوچھ گچھ کرتا رہا، پھر ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب خوشیاں اور بخت بھری پہنچ گئے ہیں۔ میں نے بلقیس بی بی سے کہا، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، میں ان سے نمٹ لوں، پھر تم سے دوبارہ بات کروں گا۔ جناب، میرے بیٹے کی لاش، وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، زاہد کی لاش تمہارے حوالے کر دی جائے گی، لیکن 1 روز کے بعد۔ ابھی دونوں لاشیں سرکاری تحویل میں رہیں گی، پوسٹ مارٹم کے لیے انہیں اسپتال بھیجنا ہوگا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، آپ زاہد کی لاش کا پوسٹ مارٹم بھی کروائیں گے؟ اس چیر پہاڑ کی کیا ضرورت ہے؟ مرنے والا تو مر گیا، وہ واپس تو نہیں آ سکتا۔ میں اس کے دکھ کو سمجھ رہا تھا، لیکن اپنے فرض سے مجبور تھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، صرف تمہارے بیٹے ہی کا نہیں، بلکہ دونوں لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ ممکن ہے اس کے نتیجے میں قاتل اور اس دوہرے قتل پر کچھ روشنی پڑ سکے۔ قانون کے تقاضے پورے کرنے ہی میں بھلائی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی، جگرپاش نظروں سے مجھے دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ میں نے کانسٹیبل کو بلقیس پر نظر رکھنے کی ہدایت کی اور خوشیہ اینڈ کمپنی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ دونوں تھکے ماندے چہرے لیے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں چند لمحے غضبناک نظروں سے انہیں تکتا رہا، پھر ان کی ضعیفی کا خیال کرتے ہوئے میں نے انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کی پیشکش کر دی۔ خوشیہ خاصا نڈھال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار دکھائی دیتا تھا۔ بخار اور عمر کی کمزوری تو جل ہی رہی تھی، بیٹی کی موت کی خبر نے اسے مزید ابتر کر دیا تھا۔ میں نے بڑے سخت اور واشگاف الفاظ میں ان دونوں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور خوشیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں دریافت کیا، اب تم کون سا نیا جھوٹ بولنے کی تیاری کر رہے ہو؟ اس نے جواب دینے کی بجائے مشورہ طلب نگاہ سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا، دیکھو خوشیہ، میں نے تمہاری دروغ گوئی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ تم نے کل مجھے بتایا تھا کہ تمہاری بیٹی سونی کو ڈاکو اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن اب سونی کی لاش کی دریافت سے ایک نئی کہانی سامنے آئی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سونی کم از کم 3 روز قبل گھر سے گئی تھی۔ مزید تصدیق پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ہو جائے گی۔ اب تمہارے سامنے کوئی جائے فرار نہیں رہی، اب سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کیا تم اب بھی غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے ڈٹائی سے اپنے بیان پر ڈٹے رہو گے؟ میرے انداز اور سخت الفاظ نے ان دونوں پر گہرا اثر کیا۔ خوشیہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد شکست خوردہ لہجے میں بولا، جناب تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ سونی 3 دن پہلے گھر سے غائب ہوئی تھی۔ میں نے واقعی آپ سے جھوٹ بولا تھا، سوچا تھا کہ ڈاکوؤں والی کہانی میں سونی کو فٹ کر دوں گا تو بات بن جائے گی۔ کیوں؟ میں نے کڑک کر کہا، تم کون سی بگڑی بات بنانا چاہتے تھے؟ سونی کو ڈاکوؤں سے نتھی کرنے میں تمہارا کیا فائدہ تھا؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اسے تلاش کرتے اور پہلی فرصت میں تھانے آ کر اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرواتے۔ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ بولو۔ خوشیہ کے بجائے بخت بھری نے جواب دیا، سونی کی گمشدگی نے تو ہماری مت ہی مار دی تھی۔ بدنامی کا خوف الگ تھا۔ ہم نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی، پوچھنے والوں سے یہی کہیں گے کہ وہ اپنے ماموں کے پاس چنوالی گئی ہوئی ہے۔ میں نے کل آپ سے یہی کہا تھا،
बाद में खुशिया ने बयान बदला तो मुझे भी मजबूरन उसकी तायद करना पड़ी। और सच्ची बात तो यह है कि सोनी 3 दिन पहले ही घर से गायब हो गई थी। खुशिया ने कहा कि अब एक नई बात सामने आ रही है कि वो जाहिद के साथ। वो जुमला अधूरा छोड़कर मदहोश नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने कुसीले लहजे में कहा, खुशिया, जो बात सामने आ रही है वो एक खुली हकीकत है, तुम्हें इसे तस्लीम करना होगा। और मैंने ये भी सुना है। मैंने दानिस्ता थोड़ा वक्फा किया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए इजाफा किया, तुम गए वक्तों में बड़े ऊंचे दर्जे के बदमाश भी रहे हो, जिसे मैं जान तो बाकी नहीं रही, मगर अब भी गुंडागर्दी से बाज नहीं आते। ये बात आपसे किसने कही है? उसने ताज्जुब खेज नज़र से मुझे देखा। आपका इशारा। मैंने कहा कि उसी ने जिसके बेटे को पिछले दिनों तुम डराते धमकाते रहे हो। आपका इशारा यकीनन बिल्किस बीवी की तरफ है। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, मैं थोड़ी देर पहले इसे आपके कमरे से निकलते देख चुका हूँ। शायद इसने ये बात अपने बेटे जाहिद के हवाले से की है। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है, मैंने कहा। क्या बिल्किस ने गलत कहा है? वो झुंझुलाहट आमेज अंदाज में बोला, बिल्किस तो एक पागल औरत है। उसका बेटा मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो मेरी इस कोशिश को धमकी समझ लिया गया। क्या मैंने गलत किया था? एक बेटी के बाप को और क्या करना चाहिए? इस अमल से मैं बदमाश कैसे हो गया? उसके लहजे में खफगी झलकने लगी। मैंने कहा, खुशिया, सोनी और जाहिद की लाशें जिस तरह एक मकाम से मिली हैं, इससे तो यही जाहिर होता है कि इन दोनों में कोई संजीदा मामला चल रहा था। तुम इस सिलसिले में सिर्फ जाहिद ही को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, तुम्हारी बेटी भी पूरी तरह इसके साथ मुलविस थी। अगर ये बात ना होती तो वो इसके साथ जाती ही क्यों, और वो भी एक घने जंगल में? मेरी बेटी नासमझ और भोली थी, बख्त भरी ने कहा। इस शैतान ने सोनी को वरगला दिया था, वरना वो इस हद तक नहीं जा सकती थी। शैतान से उसकी मुराद जाहिद थी। मैंने इसे घूर कर देखा और कहा, बख्त भरी, तुम फजूल बात कर रही हो। इस मामले में कोई नासमझ और अंधा नहीं होता कि जो उंगली पकड़कर जिधर ले जाए वो चलता चला जाए। इस किस्म के वाक़यात में दोनों फरीक बराबर के हिस्सेदार होते हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि दोनों एक जैसे कसूरवार होते हैं। वो दोनों शकस खुर्दा अंदाज में मुझे देखने लगे। वालिदैन की भी एक मखसूस नफ्सियात होती है। वो अपनी औलाद को अमूमन बेकसूर ही समझते हैं और सारा इल्ज़ाम दूसरे पे डालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत कम वालिदैन ऐसे होते हैं जो इस किस्म के मामलात में गैर जानिबदारी और इंसाफ के उसूलों का ख्याल रखते हैं। मैंने इन दोनों को बारी बारी देखते हुए कहा, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी बेटी की मौत का मुझे भी बेहद दुख है और तुम्हारे गम में मैं बराबर का शरीक हूँ, इसलिए तुम्हारी अब तक की दरोगोई को माफ़ करता हूँ। इतना कहकर मैंने इनके चेहरों पर उभरने वाले तासुरात का जायज़ा लिया। बख्त भरी के चेहरे पर कोई तगय्युर नजर न आया, अलबत्ता खुशिया की आंखों में खुशी की परछाइयाँ दिखाई दीं। यह एक खिलाफ मामूल बात थी। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए धमकी आमेज लहजे में कहा, अगर अभी तक तुम लोगों का कोई झूठ मुझसे छुपा हुआ है तो पहली फुर्सत में बता दो, वरना बाद में मैं किसी रियायत से काम नहीं लूँगा। इस बुढ़ापे में अपनी हड्डियों का सुरमा बनवाने की कोशिश ना करो। बख्त भरी ने मिन्नत आमेज अंदाज में कहा, बस जनाब, इसके सिवा हमने कोई गलत बयानी नहीं की। मैंने खुशिया की तरफ सवालिया नज़र से देखा। उसने अपनी बीवी की तायद करते हुए कहा, बख्त भरी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने इन दोनों से चंद और सवाल किया, फिर इन्हें रुखसत कर दिया। ताहम ये शर्त लगा दी कि जब तक मैं इनकी तरफ से मुतमईन नहीं हो जाता वो अपने घर में नज़रबंद रहेंगे। मैंने इन पर वाज़ेह कर दिया कि 2 सादापोश मुसलसल इनकी निगरानी करते रहेंगे। अगर इन्हें किसी शे की ज़रूरत हो तो वह इन्हीं से मंगवाएं। निगरानी पर मामूर सादा लिबास पुलिस वालों को छुपा कर रखना अब ज़रूरी नहीं रहा था। कुछ देर बाद मैंने जाहिद की माँ बिल्किस बीबी को भी जाने की इजाज़त दे दी। पोस्टमार्टम के बाद ही इनकी तहजीज़ व तकफीन अमल में आ सकती थी। फिलहाल इस सिलसिले में मुझे कुछ नहीं करना था। मैंने लाशों को ज़िला के सरकारी अस्पताल भिजवा दिया और इन दोनों के मुतवक्के कातिल या कातिलों के बारे में गौर व फिक्र करने लगा। घूम फिर कर जहन डाकुओं की तरफ ही जाता था। मैं इस ताने बाने में उलझा रहा और शाम हो गई। रात 8 बजे के करीब एक निहायत ही अहम इत्तला मुझ तक पहुंची और मैं भड़क गया। सनसनीखेज इत्तला ने केस का पासा ही पलट दिया। वो खबर मेरे मुखबिर सिकंदर ने थाने आकर मुझ तक पहुंचाई थी। सिकंदर को मैंने खुशिया के बारे में छानबीन का फरीजा सौंपा था। मैंने फौरन सिकंदर को अपने कमरे में बुला लिया। उसने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया, मलिक साहब, मेरी तहकीक के मुताबिक खुशिया अधेड़ उम्री तक जुराइम पेशा अफराद से मुंसलिक रहा है। सुना है कि जवानी में डाकुओं से इसके खासे गहरे मरासिम रहे हैं।
یہ ایک ایسا انکشاف تھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے بلقیس کی کہی ہوئی یہ بات یاد آئی کہ خوشیہ کسی زمانے میں بدمعاش رہا تھا۔ پھر آپ میرا دھیان ڈاکوؤں کے اس جتھے کی طرف گیا جس نے تھانے پر حملہ آور ہو کر اپنے سردار کو حوالات سے نکال لیا تھا۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک خوفناک خیال چمکا، کہیں خوشیہ حملہ آور ڈاکوؤں سے ملا ہوا تو نہیں؟ میں نے پہلی فرصت میں خوشیہ کو اپنے سامنے طلب کر لیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک مرتبہ پھر میرے کمرے میں موجود تھا۔ میں مخبر کی تحقیق کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس مرتبہ میں نے خوشیہ سے خاصا سخت رویہ اپنایا اور خالص تھانیدارانہ لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، اس عمر میں تم میرے ہاتھوں اپنی گت نہ بنوانا، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی اور عزت کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے تھانے دار صاحب؟ وہ پہلی مرتبہ مجھے خوف میں مبتلا نظر آیا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے بتایا کہ اس نے کیا 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 ہے۔ پہلے تو وہ انکار میں گردن ہلاتا رہا، لیکن جب میں نے اس کی ضعیفی کو پسِ پشت ڈال کر دو چار کرارے ہاتھ جمائے تو راہ راست پر آ گیا۔ جب بچت کی کوئی امید اور فرار کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو زبان کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ رسول نگر میں رہتے ہوئے وہ سلطان کے گروہ کو اہم معلومات فراہم کرتا رہا تھا۔ کسی زمانے میں وہ بھی ڈاکوؤں کے ایک گروہ سے وابستہ رہا تھا، لیکن اب اس قسم کی جوانوں والی سرگرمیاں اس نے ترک کر دی تھیں اور سیدھی سادی زندگی گزار رہا تھا۔ سلطان نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور وقوعہ کے روز رات میں ڈاکوؤں کے گروہ نے اس کے گھر میں اچھا خاصا وقت گزارا۔ وقت بھری اپنے شوہر کی پچھلی زندگی سے بڑی حد تک واقف تھی، لیکن اس کے تازہ ترین کارنامے کی اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ خوشیہ نے اس سارے معاملے میں جو کردار ادا کیا وہ بہت ہی گھناؤنا اور قابل مذمت تھا، لیکن سونی کی المناک موت اور اس کی ضعیفی کا خیال مجھے نرمی پر مجبور کرنے لگا۔ میں نے 2 اور 2 4 کی طرح اس سے بات کی کہ وہ اگر مجھے سلطان کے خفیہ ٹھکانے کے بارے میں بتا دے تو میں اس کے ساتھ ممکنہ حد تک رعایت برتوں گا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ ویسے بھی اس نے یہ اچھی طرح محسوس کر لیا تھا کہ میں اسے چھوڑنے والا نہیں۔ وہ اس عمر میں اپنی مٹی پلیت نہیں کروانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے مجھے سلطان کے 3 ٹھکانوں کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا۔ ان میں سے ایک ٹھکانہ لائل پور میں اور 2 شیخو پورہ میں تھے۔ میں نے یہ حالات ایس پی صاحب کو بتائے اور ان کی اجازت سے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دے کر سلطان کو پکڑنے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بالآخر 6 روز بعد وہ شیخو پورہ والے ایک خفیہ ٹھکانے سے میری گرفت میں آ گیا۔ اس معرکے کی تفصیل اتنی دلچسپ اور طولانی ہے کہ ایک الگ کہانی کا تقاضا کرتی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی میں یہ آپ کو بتاؤں گا۔ چلتے چلتے یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئندہ چند روز میں نے زاہد اور سونی کے قتل کا عقدہ بھی حل کر لیا۔ وہ قتل اور رہزنی کی ایک واردات تھی، پتہ نہیں ان بدبختوں کو کیا سوجھی جو انہوں نے جنگل کا رخ کیا۔ بہرحال ان کا انجام بڑا حسرت ناک ہوا تھا۔ سلطان دوبارہ میرے قبضے میں آیا تو میرے دل کو قرار آ گیا۔ میں نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے خلاف اتنا مضبوط کیس بنایا کہ وہ عمر بھر جیل سے باہر نہیں آ سکتے تھے۔ حسبِ وعدہ میں نے خوشیہ کے ساتھ خاصی نرمی برتی۔ وہ ایک طرح سے وعدہ معاف گواہ کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ میں اس کے تعاون ہی سے ڈاکوؤں کے گروہ کا قلعہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ویسے بھی سونی کی دردناک موت کی صورت میں اس بڈھا بوڑھی کو جو روحانی سزا مل چکی تھی، اب اس عمر میں انہیں اور کس سزا میں مبتلا کرتا؟